बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमने स्टार्ट करना है फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है भला? मेजरमेंट्स। इस चैप्टर में तकरीबन वही चीजें जो आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ी थी ना, स्टार्टिंग चैप्टर में वर्नियर कैलिपर्स पढ़े थे, स्क्रू गेज पढ़े थे, तो वही चीजें यानी फिजिकल क्वांटिटीज वो क्या होती हैं, मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अनसर्टेनिटी क्या होती है, ठीक है, प्रिसीजन एक्यूरेसी क्या होती है, और कुछ नई चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। जैसे एक टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो चैप्टर बिल्कुल मुश्किल नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चैप्टर जो है अगले दोनों चैप्टर्स के साथ एक कंबाइंड पेयरिंग में है। यानी जो पहला सवाल बनेगा ना आपके एग्जाम का, वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को मिला के बनेगा। लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्ट होने के चांसेस कम से कम है। इस चैप्टर से सिलेक्ट होंगे तो ऑब्जेक्टिव्स, इस चैप्टर से सिलेक्ट होंगे तो शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। अब आते हैं कि इसका स्टार्ट, इसकी बेसिक क्या है। तो पहले तो ओवरऑल जो फिजिक्स है उसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी हुई है हम लोगों ने? ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। मादा, तवानाई और इनका आपस में जो बामी इश्तराक है। मादा, भाई हर वो चीज जो हमें अपने सराउंडिंग में नजर आ रही है वो क्या है? मादा है। क्या डिफाइन करते हैं हम? हर वो चीज जो जगह घेरती है, वजन रखती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? मादा। आप जिन बेंचेस पे बैठे हुए हैं, आप जो खाना खा रहे हैं, आप जो कपड़े पहन रहे हैं, आप जो यूनिवर्स देख रहे हैं, नजर आने वाली, दिखाई देने वाली मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्स क्या है? मैटर है। मादे को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी। तो वही मैटर और वही एनर्जी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब फिजिक्स को ना बच्चों पैमाइशों की दुनिया भी कहा जाता है। देखो, इंसान ने जमीन से चांद तक का सफर किया, अन्यवा तो नहीं ना किया। पहले पूरी पूरी पैमाइशें की, मेजरमेंट्स की कि रॉकेट को कहां से लॉन्च करना है, किस एलिवेशन पर लेकर जाना है, कहां से जमीन की ग्रेविटी की मदद से उसको स्पीड अप करना है, कब हम चांद के बिल्कुल, हमारा रॉकेट और चांद एक सफर करते करते आमने सामने आ जाएंगे और हमें वहां पे लैंड करना है। ये सारा कुछ पैमाइशों, मेजरमेंट्स की वजह से होता है। और जितनी भी क्वांटिटीज हैं, हम सबसे पहले बड़ी कैटेगरी उन्हें डिवाइड कर सकते हैं नॉन फिजिकल और फिजिकल। नॉन फिजिकल जो मेजर ना की जा सके, जैसे आपकी मदर को आपसे कितनी मोहब्बत है, या आप कोई शरारत करते हैं तो आपके पापा को आप पे कितना गुस्सा आता है, तो वो जो गुस्सा, वो जो मोहब्बत, वो जो इमोशंस हैं, वो मेजरेबल नहीं है। उनके लिए अभी तक कोई यूनिट नहीं बना, उनका कोई मैग्नीट्यूड डिफाइन नहीं हुआ। तो नॉन फिजिकल में हम डाल देते हैं वो सारे के सारे इमोशंस जिनकी मदद से हम जज्बात का इजहार करते हैं, वो नॉन फिजिकल हैं, वो मेजर नहीं किए जा सकते। तो फिर मेजर किया क्या जा सकता है? जो मेजर किया जा सके वो कहलाएगा फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। हर फिजिकल क्वांटिटी के पास तीन में से एक बात लाजमी हो सकती। फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो लाजमी होगा ना, मैग्नीट्यूड के बगैर तो फिजिकल क्वांटिटी होती नहीं। यानी 100% श्योरिटी है कि फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होगा। थोड़े बहुत चांसेस हो सकते हैं कि उसका यूनिट ना हो, लेकिन फिर भी यूनिट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है इसके लिए, फिजिकल क्वांटिटीज के लिए। और डायरेक्शन जिसके साथ इन्वॉल्व हो जाए, याद है, उसको हम वेक्टर्स बोलते हैं। डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाए तो वेक्टर्स बोलते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी को। डायरेक्शन ना इन्वॉल्व हो तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर बोलते हैं। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड जस्ट एक नंबर है। जैसे एक मिसाल देता हूं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब उसका नंबर क्या है? 9.8 उसका नंबर है। भाई क्या एक्सेलरेशन का यूनिट है? क्या लगता है ना यूनिट? क्या यूनिट है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या इसकी कोई डायरेक्शन है? बिल्कुल है। कौन सी डायरेक्शन है? डाउनवर्ड। तो देखो, फिजिकल क्वांटिटी, अभी तो मैंने ग्रेविटी सपोज की है, तो उसका नंबर भी निकल आया है, उसका यूनिट भी निकल आया है, और उसकी डायरेक्शन भी होती है। डिफरेंट क्वांटिटीज पे चले जाते हैं। हम बात कर लेते हैं मास की। मास का नंबर तो होता ही है। लेट्स से 10 किलो मास है, तो किलोग्राम मैंने बोल दिया ना, किलोग्राम क्या हो गया? लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। आप कभी दुकान पे नहीं कहेंगे जाके मुझे 5 किलो चीनी दे दें मशरिक की तरफ। ऐसा हुआ कभी? 5 किलो चीनी चाहिए मुझे, ऊपर उछाल के दे दें, ऊपर की डायरेक्शन में, बस 5 किलो चीनी। दो इंफॉर्मेशन काफी है। तो डिस्क्राइब क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, क्या ऐसी भी है जिसका यूनिट भी रिक्वायर ना हो? तो है ना। क्या आप लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पढ़ा हुआ? मिरर्स और स्फेरिकल मिरर्स के टॉपिक में, चैप्टर में, n = c/v पढ़ा हुआ ना? तो इसका सिर्फ एक नंबर होता है। जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। आगे ना आपको यूनिट बताते हैं ना कोई डायरेक्शन बताते हैं। तो एक आसान सी बात बताता हूं, जिन क्वांटिटीज का सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उन्हें बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं?
जिनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट भी हो उन्हें बोलते हैं स्केलर्स, और जिनका मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाए उन्हें क्या बोलेंगे? वेक्टर्स बोलेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज बाय नेचर डिफाइन होगी, एक कांस्टेंट, एक स्केलर और एक वेक्टर। अब यही फिजिकल क्वांटिटीज, इनको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे जो सिस्टम इंटरनेशनल बाबा जी हैं उन्होंने तमाम फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में तकसीम किया हो। एक को आप बोलते हैं बेस, जिन्हें फंडामेंटल भी कहते हैं। कितनी तादाद है इनकी? इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज आ जाती है भला? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। टोटल कितनी होगी? 7। फंडामेंटल है, मतलब इनको डिफाइन करने के लिए ना आप किसी और क्वांटिटी का सहारा नहीं ले सकते। जैसे आपको बताना है मास क्या है, तो आप वहां पर मौजूद क्वांटिटी ऑफ मैटर को मेजर करके बताओगे कि ये टोटल मास है। मास को समझाने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी का सहारा नहीं लोगे। मास को समझाने के लिए वेलोसिटी काम नहीं आएगी, मास को समझाने के लिए फोर्स काम नहीं आएगी। मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। लंबाई, भाई कमरे की वहां से लेके वहां तक क्या पैमाइश है लंबाई की, तो लंबाई को एज अ फंडामेंटल यूनिट ट्रीट किया जाएगा। अब ये लंबाई आप कितनी देर में तय करते हैं, ये वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी बेस में नहीं आती, वेलोसिटी किस में आती है? डिराइव्ड में। एक मिसाल है, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। अब मीटर लेंथ का यूनिट है, लेंथ फंडामेंटल है। सेकेंड टाइम का यूनिट है, टाइम फंडामेंटल है। तो दो फंडामेंटल्स ने मिलकर एक कौन सी क्वांटिटी बना दी? तो 7 बेस के अलावा याद रखना सारी की सारी क्वांटिटीज किस कैटेगरी में चली जाती हैं? डिराइव्ड। हत्ता के दो बड़ी अहम क्वांटिटीज, एक का नाम है रेडियन और एक का नाम है स्टी रेडियन। रेडियन सर्कल में मौजूद एंगल्स और स्टी रेडियन स्फीयर में मौजूद एंगल्स को मेजर करने के काम आता है। 1995 से पहले इनके अलग कैटेगरी थी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते थे इनको। लेकिन 1995 के बाद, 1995 के बाद इनको भी उठा के किस कैटेगरी में डाल दिया है? डिराइव क्वांटिटी। अब ये सारी की सारी कहानी किसकी है? डिराइव क्वांटिटीज की है। तो क्वांटिटीज आर नॉन फिजिकल एंड जो मेजरेबल है वो कौन सी है? मेजरमेंट में मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होता है डायरेक्शन। क्वांटिटी अकेले मैग्नीट्यूड के साथ हो तो कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड यूनिट हो तो स्केलर, मैग्नीट्यूड यूनिट डायरेक्शन हो जाए तो वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, बेस एंड बेस 7 फंडामेंटल। ये आपने याद कर लेनी है, ये इसलिए याद कर लेनी है कि आगे एक टॉपिक आएगा डायमेंशंस वाला, उसमें ये सारी बार बार काम आएंगी हमें। डिराइव क्वांटिटीज 7 के अलावा जो भी फिजिक्स में आपको क्वांटिटी मिल रही है, नजर आ रही है, वो किस कैटेगरी में चली जाएगी? डिराइव। वो हम चैप्टर बाय चैप्टर याद करते रहेंगे। जैसे हमारे सामने मोमेंटम आ जाएगा तो उसको याद कर लेंगे, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा उसे याद कर लेंगे, फोर्स को जब जरूरत पड़ी, आमद हुई तो फोर्स भी याद कर लेंगे। अब सिस्टम इंटरनेशनल आपको कुछ चीजों के लिए बेटा बाउंड करता है। बाउंड कैसे करता है? वो कहता है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं पूरी दुनिया में, उनके मल्टीपल यूनिट्स हैं। जैसे मास है, मास का यूनिट आप लोग ने अल मशहूर क्या पढ़ा हो, लेकिन यहां से किलो हटा दो तो ग्राम भी तो यूनिट है ना। और एक यूनिट स्लग भी होता है, ये आपने कभी शायद ना सुना हो। ये एक ब्रिटिश सिस्टम में मास का यूनिट है स्लग। तो सिस्टम इंटरनेशनल क्या बाउंड करेगा? वो ये बाउंड करेगा कि इंटरनेशनली और नेशनली आपने मास का जवाब किसमें देना है? केजी। लेंथ के और यूनिट्स हैं, है ना? मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, फुट भी है, गज भी है, बहुत सारे यूनिट्स हैं। बट हम बाउंड किस पे हैं? मीटर पे। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, फोर्स का एक और यूनिट भी होता है डाइन्स। अब डाइन एक ऐसे सिस्टम में, अब यहां से सिस्टम्स पे चले जाते हैं। यूनिट्स के सिस्टम ना, एसआई सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, एमकेएस और सीजीएस। एमकेएस आसान लफ्जों में बड़े यूनिट्स, सीजीएस आसान लफ्जों में छोटे यूनिट्स। एमकेएस का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस का मतलब है सेंटीमीटर यानी मीटर से छोटे वाला यूनिट, किलोग्राम की बजाय ग्राम, सेकंड विल रिमेन सेकंड। तो बड़े यूनिट्स और छोटे यूनिट्स, एसआई सिस्टम किस पे बाउंड करता है? एमकेएस पे। तो आपने याद रखना है कि जो डाइन है ये फोर्स का सीजीएस यूनिट। तो अगर किसी न्यूमेरिकल का आंसर फोर्स की सूरत में आ रहा है तो आपने क्या सिंबल यूज करना है? न्यूटन यूज करना है, डाइन का इस्तेमाल नहीं करना। टेम्परेचर के और यूनिट्स कौन से होते हैं? केल्विन, फॉरेनहाइट, डिग्री, सेल्सियस। तो ज्यादा जो एसआई सिस्टम में यूजेबल टेम्परेचर है वो क्या है? केल्विन। एनर्जी अर्ज भी होती है, जाउल भी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है, बट यूज क्या करना है? एंड सो ऑन। इस तरह ही
हर फिजिकल क्वांटिटी जब आपके सामने आए तो आप जरूर परखें कि भाई तुम्हारे और कौन कौन से यूनिट, गूगल कर लें, चैट जीपीटी कर लें, जेमिनी कर लें, जिस पे भी मर्जी जाकर देख लें, भाई बताओ इस क्वांटिटी के और कौन कौन से यूनिट्स हैं। जो भी यूनिट्स हो, डजेंट मैटर, आपने बाउंड किस पे रहना है, एसआई सिस्टम। फिर आ जाओ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन से हटके पहला नाम होता है स्टैंडर्ड नोटेशन। जैसे ये एक नंबर मैंने लिखा हुआ है, जैसे हम सिंपली नंबर लिखते हैं कॉपी पेंसिल पे, ये नंबर कहलाएगा कौन सी नोटेशन, इसको 10 की पावर्स में लिख देने का नाम कौन सी नोटेशन है, साइंटिफिक नोटेशन। अब बिग नंबर्स पॉजिटिव पावर पे याद रखना, स्मॉल नंबर्स नेगेटिव पावर। अब तरीकेकार क्या है, बड़ा आसान देसी सा तरीका है, उसको याद रखना है आपने। जहां भी नंबर खत्म होता है वहां पे क्या आता है, डेसिमल। आपने वो डेसिमल उठाना है और उसको फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद लगा देना, यानी 2 के बाद लगा देना है, इसे आगे नहीं लेकर आना, पहले नॉन जीरो नंबर के बाद। ये क्या बन गया, 2.9। अब 10 रेज टू द पावर। अब देखो यहां पर एक प्याला सा बन गया, इस प्याले में नंबर गिनो कितने आ रहे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 10 की पावर होगी +8, 10 की पावर क्या हो जाएगी, +8। इसी नंबर को राउंड ऑफ करके 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ भी लिखते हैं, और इसके साथ बच्चों मीटर पर सेकंड लगा दें, तो किसको नहीं पता कि ये स्पीड ऑफ लाइट है, पढ़ी हुई है ना स्पीड ऑफ लाइट, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8। तो कितना आसान किया हमें साइंटिफिक नोटेशन ने नंबर याद रखना। अब ये नंबर 299792458, मुझे तो रट्टा लगा हुआ है, लेकिन आपको लगाने में 5-6 मिनट लग जाएंगे। उसकी बनिस्बत जब मैंने एक दफा ही बोल दिया 3 × 10 की ताकत 8, कितना टाइम लगा याद करने में, कोई टाइम नहीं लगा। तो ये फायदा है साइंटिफिक नोटेशन का। और सिर्फ यही फायदा नहीं है, और भी बहुत से फायदे हैं, बताता हूं। स्मॉल नंबर्स क्या रहते हैं, स्मॉल नंबर देखने में ही पता चल रहा है कि बहुत छोटी वैल्यू, बैंक से सारे पैसे निकालनी है, सारे पैसे निकालनी है, एंड पे बैंक में लिखा नजर आ रहा है 0.03 रुपीज, ना वो निकाले जा सकते हैं, ना वो किसी काम में लाए जा सकते हैं। वो 0.03 रुपीज का क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, लेकिन वहां तो कुछ नहीं करना, बट फिजिक्स में एवरी स्मॉल नंबर्स समटाइम मैटर्स मोर देन द बिगर नंबर्स। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है जी 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड सो ऑन। आप में से कोई गवारा करेगा कि जब कभी इलेक्ट्रॉन का न्यूमेरिकल आए तो आप इस तरह से लिखना पसंद करें। हम इलेक्ट्रॉन का मास लिखते हैं 9.1 × 10⁻⁻31 kg, सबको याद। तो साइंटिफिक नोटेशन। अब कौन स्टैंडर्ड नोटेशन के जतन उठाए, एक पहले 30 जीरो लगाए, फिर 91 लिखे, पूरा 1 मिनट लगता है इसको लिखने में, और ये चंद सेकंड की बात है। तो ये कौन सी नोटेशन है, स्टैंडर्ड। ये कौन सी है, साइंटिफिक। डेसिमल उठाया पहले नॉन जीरो नंबर के बाद, तो ये नंबर क्या बन गया, 3.1। यहां पे लिख देते हैं 3.1 × 10⁻⁴ उस प्याले में नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5, और ये वाला नंबर भी गिनना है, माइनस। तो ये हमारे पास हो गया स्टैंडर्ड नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन। अब इसका मैं सबसे बड़ा फायदा बताता हूं आपको। देखो बच्चों, आप लोगों ने एफएससी के एग्जाम्स के बाद देने हैं एंटी टेस्ट के पेपर्स। एंटी टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, कैलकुलेटर अलाउ। अभी आप न्यूमेरिकल करोगे, आप कैलकुलेटर पे ये पूरी वैल्यू लिखोगे, एडवांस कैलकुलेटर आ गया, पूरी वैल्यू प्लस माइनस जो भी आप लोगों ने साथ नोटेशन लिखनी आ जाए, उनको आप कैलकुलेटर पे लिख के सिर्फ इक्वल टू का बटन दबाओगे, आंसर आ जाएगा। बट ये इक्वल टू एंटी टेस्ट में जाके क्या करोगे, वहां पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो एंट्री टेस्ट में सबसे आसान हल ये होता है कि आप नंबर्स को स्टैंडर्ड की बजाय किस नोटेशन में चेंज कर लो, साइंटिफिक। अब देखो ये 3 है, ये 9.1 है, अगर इनको पूरी तरतीब में लिख के मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की कोशिश करें तो मुश्किल काम, लेकिन अगर आपने इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो कन्वर्ट देम इनटू साइंटिफिक नोटेशन। अब ये क्या कहला रहा है, 3, ये क्या है 9 3 27, तो आपके 4 ऑप्शंस में करीब करीब कोई ना कोई नंबर तो आपको मिल जाएगा ना 27 के, तो वही आपकी बेस्ट ऑप्शन होगी, और हमें कोई कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहां पर एक छोटी सी बात समझना बहुत जरूरी है कि हम साइंटिफिक नोटेशंस में 2 पावर्स हो, 10⁻⁶, 10⁻⁵, तो इसका रिजल्टेंट आंसर 10 क्या है, 11। यानी आपने पढ़ा है कि बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ प्लस
4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4। तो बच्चों इसका हरगिज मतलब 7 इंटू 10 रेज टू पावर 7 नहीं है। हरगिज मतलब 7 इंटू 10 रेज टू पावर 7 नहीं है। जो पहली अप्रोच जेन में आती है उसके मैं आपको आसान हल बताता हूं। देखो 3 ज़रब 10 की ताकत 3 का मतलब 3000 है। 4 ज़रब 10 की ताकत 4 का मतलब 40,000 है। आपके पास टोटल पैसे कितने हुए? 43,000। लेकिन अगर आपने वो अप्रोच लगाई 3 प्लस 4 कितना हो गया? 7। 3 प्लस 4 10 इज टू पावर 7। बेटा इतने पैसों का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, इतने पैसों का मतलब है कि आप पाकिस्तान के बिलियन ईयर्स में शुमार हो रहे हैं। मिलियन ईयर या बिलियन ईयर में शुमार हो रहे हैं। कहाँ 43,000 रुपए जिससे आप बाहर निकले, मेन रोड पे जाएं, शॉपिंग करके वापस आए, खत्म। और कहाँ इतने पैसे कि आप 1 2 गाड़ियां खरीद सकते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में ये वाले ब्लंडर्स नहीं करने कि 3 इंटू 10 इज टू पावर 3 प्लस 4 इंटू 4 का मतलब 7 इंटू 10 इज टू पावर 7 है। इसको कैसे डील करना है? वेरी सिंपल, वेरी इजी। आपने इन दोनों में से जो छोटी पावर है ना वो बाहर कॉमन ले जाना। यानी अगर मैं यहां से बाहर ले जाऊं 10 रेज टू पावर 3, तो ये क्या बच गया? ये 4 इंटू 10 बचेगा। यानी क्या बचेगा? 40 प्लस 3, 43 इंटू 10 रेज टू पावर। अब एक पॉइंट इधर ले आओ तो ये क्या बन जाएगा? इंटू 10 रेज टू पावर। तो 43,000 बन रहा है। तो जो बन रहा है वही बनाना है, जो नहीं बन रहा वो अपने अकाउंट में नहीं भर लेना कि 3 इंटू 10 रेज टू पावर 3 जमा 4 इंटू 10 टू पावर 4 मैं बिलियनियर हो गया हूँ क्योंकि अब मेरे पास 7 इंटू 10 रेज टू पावर 7 रुपीज है। ऐसा नहीं। छोटी पावर क्या ले लेनी है? कॉमन। फिर उसको सिंप्लीफाई करना है, एंड पे जाके दोबारा आपका जो आंसर होगा वो बड़ी वाली पावर के राउंड अबाउट आएगा, छोटी के राउंड अबाउट नहीं आएगा। और इसमें अगर नेगेटिव का साइन भी आ जाए तो भी मेथड यही है, मेथड में कोई फर्क नहीं है। और आज की लास्ट चीज देखो, एक चीज होती है कि आप किसी और मुल्क में चले जाओगे ना तो आपको उस मुल्क के लॉज कवानीन फॉलो करने पड़ेंगे। आप किसी और मुल्क में जाके पाकिस्तानी बिहेव नहीं कर सकते। ऐसे ही है ना। अगर आप पूरी तरह यही बिहेव करोगे तो हो सकता है आपको किसी ना किसी बात पे जुर्माना हो जाए। तो फिजिक्स में भी जब आपने यूनिट्स को डील करना है तो आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है, वरना एग्जामिनर आपका ख्याल नहीं रखेगा। वरना एग्जामिनर के पास इख्तियार है आपके मार्क्स काट लेने का। तो इसको हम बोलते हैं कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग द यूनिट्स। मतलब सिस्टम इंटरनेशनल ने क्या पाबंदियां लगाई हुई हैं यूनिट्स को लिखते हुए। यूनिट्स लिखे कहां जाते हैं भाई? या तो कोई वैल्यू बतानी हो, या न्यूमेरिकल का जो फाइनल आंसर होता है वो फिजिकल क्वांटिटी होता है कि नहीं होता। कहीं आप फोर्स निकाल रहे हो, कहीं आप मास फाइंड कर रहे हो, तो एंड पे क्या निकाल रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के साथ क्या होता है? उस यूनिट को कैसे रिप्रेजेंट करना है उसके बारे में आप अपनी बुक पे कन्वेंशन वाला टॉपिक है उसको भी देखेंगे। मैं साथ साथ इसको शॉर्ट फॉर्म में बताता जा रहा हूं। कहते हैं यूनिट का सिंबल यूज करना है, एब्रीवेशन नहीं। सिंबल यूज करना है, एब्रीवेशन नहीं। आसान जवाब, एक एक मिसाल के साथ चलेंगे, हम लंबा काम नहीं करेंगे। करंट का यूनिट क्या होता है मुझे बताओ? एम्पेयर। तो कहता है आपने एम्पेयर का ए यूज करना है, ए एम पी नहीं लिखना। कहानी समझ आ गई? सिंबल यूज करना है, ए एम पी यानी मुखफ्फफ, एब्रीवेशन का इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा पॉइंट आसान लफ्जों में, मैंने न्यूटन भी लिखा है फिर न्यूटन भी लिखा है। कहता है अगर आपने साइंसदान का नाम लिखना है तो दो तरीके हैं। पूरा लिखना है तो कोई आपने प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन वाली इंग्लिश नहीं यूज करनी। न्यूटन अगर जो खास नाम है, और इंग्लिश में खास नाम को क्या लिखते हैं? कैपिटल। कहता है खास होने के बावजूद भी पूरे नाम में कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। पूरा लिखना है तो कैपिटल नहीं होना चाहिए, सिंबल लिखना है तो कैपिटल होना चाहिए। और कोई सिंबल है जो कैपिटल है आपकी नजर में? केल्विन का के क्या होता है? कैपिटल है। पास्कल का पी क्या होता है? वॉट का डब्ल्यू क्या होता है? तो पढ़े हुए ना सारे। हमेशा जब भी साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा है क्या पढ़ा है? कैपिटल लेटर। तो पूरा नाम लिखना है तो छोटे लेटर्स, सिंबल लिखना है तो कैपिटल लेटर, दोनों बातें चलती। अपराइट फॉन्ट स्टाइल इसको कहते हैं। जब आप किसी लेटर को बिल्कुल सीधा लिखते हो ना इसको अपराइट बोलते हैं, और थोड़ा सा टेढ़ा करके लिख दोगे जिसको इटैलिक बोलते हैं, मोटा करके लिख दोगे तो बोल्ड बोलते हैं। तो हमें क्या अलाउड है? वो कहता है कि आपने यूनिट को सिर्फ इस तरह लिखना। किस तरह? अपराइट, सीधा। कोई दरमियान में रॉकेट साइंस, कोई एंगल उंगल नहीं डालना उसके अंदर। फिर प्लूरल्स नॉट अलाउड। 1 मिलीमीटर एनफ है। अगर ये 10 भी है तो 10 भी मिलीमीटर ही लिखना, 10 मिलीमीटर नहीं लिखना। 10 मिलीमीटर प्लूरल फॉर्म अलाउड नहीं है। स्पेस और नो स्पेस, ये याद रखने का तरीका भी स्पेस के वर्ड से। नो स्पेस, अगर आपने कोई प्रीफिक्स यूज करना है जैसे सेंटी,
उसके साथ मीटर लिखना है तो जोड़ के लिखना है, प्रीफिक्स के साथ यूनिट को जोड़ के लिखना है, मतलब नो स्पेस। लेकिन अगर आपने एक बेस और एक डिराइव यूनिट को यूज करना है, जैसे बच्चों मोमेंटम का यूनिट होता है न्यूटन सेकंड, तो कहता है आपने न्यूटन और सेकंड के दरमियान एक स्पेस छोड़ देनी है। जैसे कंप्यूटर पे एक स्पेस का बटन दबाएं, जब मोबाइल कीबोर्ड पे स्पेस, तो थोड़ा सा फासला आ जाता है, उतना फासला बस, यानी बिल्कुल साथ जुड़े हुए ना लगे। कंपाउंड प्रीफिक्स, कंपाउंड होता है एक से ज्यादा चीजों का। अब प्रीफिक्स में एक पावर है 10⁻⁻12, इसको पीको बोलते हैं। अब आपको सवाल हल करते हुए पीको याद नहीं आ रहा, आपको माइक्रो याद आ गया। माइक्रो क्या होता है? -6। तो आप क्या स्मार्टनेस करो भाई, मैं लिख देता हूं 1 माइक्रोमीटर। 2 दफा माइक्रो लिख के भी तो क्या बन गया? -12। भाई आपको पीको याद है तो लिखें, वरना ये वाली स्टिमुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा आपने प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं करना। कितनी दफा करना? बस एक मरतबा। पावर, यहां पे आती है इख्तियारात की जंग। एक वैल्यू लिखिए 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो कहता है ये जो किलोमीटर स्क्वायर लिखा है, ये स्क्वायर सिर्फ मीटर का हक नहीं है, ये स्क्वायर मीटर के साथ जुड़े हुए प्रीफिक्स का भी उतना ही राइट है जितना किसका है? मीटर का। यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब असल में 1 किलोमीटर होल स्क्वायर है। आप अगर लिखते हो किलोमीटर, इसका मतलब है 10⁻³ मीटर, लेकिन अगर आप लिखते हो किलोमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर के साथ जो किलो आएगा बेटा, वो 10⁻6 होगा। अब अगर दिखने में वो मीटर के ऊपर स्क्वायर है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग जागते रहनी चाहिए। क्या अंडरस्टैंडिंग? कि किलो का भी क्या लिया जा चुका है? स्क्वायर लिया जा चुका है। तो ये पावर को ध्यान में रखना है। फिर यूनिट्स को लिखने के कुछ तरीके हैं। मीटर पर सेकंड ठीक तरीका है, ये स्लैश डाल के मीटर पर सेकंड लिखना कोई इतना अच्छा तरीका नहीं है। बाजू का जल्दी में लिख भी देते हैं, बट वो फिर भी बाउंड करता है कि आप कोशिश करें किस तरह लिखें। पावर में रेज अप करें, क्योंकि जब पावर में रेज अप करते हैं ना, तो हमें डायमेंशंस के जरिए भी यूनिट निकालना आसान हो जाता है। फिर मीटर पर सेकंड ठीक तरीका है, मीटर पर पूरा सेकंड नहीं, या पूरा मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड नहीं, इस तरह की कोई स्टिमुलेशन नहीं। सिंबल मतलब सिंबल, पूरा नाम इस्तेमाल नहीं करना। फिर लास्ट पॉइंट पे याद रखें CGS और MKS। अक्सर न्यूमेरिकल्स होते हैं, वैल्यू बहुत छोटी यूनिट्स में दी होती है, तो वो छोटे यूनिट्स में दी भी गई है, बड़े यूनिट्स में दी भी गई है, तो आप उसको SI सिस्टम में लेकर आए। जैसे मास ग्राम में दिया हो, तो आप बड़ा करके कहां ले जाएं? वेलोसिटी किलोमीटर पर ऑर्स में दी हो, तो आप उसको छोटा करके किस में लेकर आए? मतलब ये नहीं है कि बड़े को छोटे को बड़ा ही करना है, बड़े को छोटा भी किया जा सकता है, बट जरूरी है कि आप उसको किस सिस्टम में वापस लेकर आए? SI सिस्टम। तो ये हमारा आज का लेक्चर, बेसिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, हाउ टू राइट द साइंटिफिक नोटेशन, हाउ टू रिमेन बाउंड विद द SI सिस्टम। बहुत सारे यूनिट्स हैं, बट यूज कौन से करने हैं? SI सिस्टम और कन्वेंशंस का ध्यान रखना है। ये लिखने में बहुत ज्यादा है, बट आप इतना याद रखें कि पूरी बुक में जितने न्यूमेरिकल्स हैं, उनका आंसर किस शक्ल में आएगा? फिजिकल क्वांटिटी। जो आंसर आ जाए वो या मास होगा, या लेंथ होगा, या रेजिस्टेंस होगी, कुछ भी होगा, उसका कौन सा यूनिट लिख देना है, और सिंबल्स की फॉर्म में लिखना है। पूरे नाम आप छोड़ दें कि आपने पूरे नाम कहीं भी इस्तेमाल कर, क्या लिखने हैं? सिंबल्स। इज दैट ऑल क्लियर? चलो, लास्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा? फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में ना एक और एक्स्ट्रा टेक्निक हम सीखते हैं, जिससे हम फिजिकल क्वांटिटीज को और अच्छा समझ भी सकते हैं, उनकी मदद से बनने वाले फॉर्मूलाज को भी बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, हम ये भी चेक कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन जो बनी हुई है वो ठीक भी है कि नहीं। मतलब पढ़ तो रहे हैं ना, लेकिन अगर कोई चेक करना हो कि किसी बच्चे के, स्टूडेंट के सवाल दिमाग में सवाल आ जाए कि भाई ये पढ़ तो रहे हैं हम इक्वेशन, क्या ये इक्वेशन ठीक भी है या नहीं है। और इवन सबसे बड़ी काबिलियत जो ये मेथड हमें देगा, हम थोड़ी सी इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स इस्तेमाल करके एक फिजिक्स का पूरा फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। पूरा फॉर्मूला थोड़ी सी मैथमेटिक्स के जरिए डिराइव कर सकते हैं हम, वो फॉर्मूला जो आज तक हमने डिराइव्ड बस पढ़े हुए हैं। मतलब आप इस मेथड के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। नाम पहले याद रख लें, क्या नाम है? डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये है क्या? डायमेंशंस या डायमेंशनल एनालिसिस एक मेथड है, एक मेथड है। किस चीज का मेथड है? मेथड टू एक्सप्रेस, इजहार करने के लिए। इस मेथड के जरिए हम इजहार करते हैं, किन का इजहार करते हैं? इनटू 7 फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब आसान जबान में आपके पास जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, आप उन्हें उठाकर किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? बेस यूनिट्स में। किस में? जैसे फोर्स है, अब फोर्स का यूनिट न्यूटन है,
लेकिन न्यूटन अपने बैकग्राउंड में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो न्यूटन को खोल के वापस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ले जाने का नाम क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस। हाँ, इससे हमें आसानी मिलती है। क्या आसानी मिलती है? जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को 7 फंडामेंटल यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं बच्चों, तो हम चेक कर सकते हैं होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मैथ्स में कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हम डिराइव कर सकते हैं पॉसिबल फॉर्मूला। अब आगे कैसे बढ़ना है? आगे ऐसे बढ़ना है कि हमारे पास जो 7 फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज हैं, वैसे तो वो 7 है, बट यहां पर मैंने सिर्फ 4 लिखी हैं सीक्वेंस समझाने के लिए। मास, जिसका यूनिट किलोग्राम होता है, इसको आप एक डायमेंशन असाइन कर दोगे m, यानी आगे आने वाले फॉर्मूलाज में जहां कहीं भी मास लिखा होगा वहां हम क्या रिप्लेस करेंगे? कैपिटल M। कैपिटल M रिप्लेस करना। लेंथ का यूनिट मीटर होता है, मैं पूरा मीटर लिख रहा हूं एक खास वजह से, ताकि आप इस m को इस m से मिक्स ना करें। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, और लेंथ की डायमेंशन L यूज होगी। टाइम का यूनिट क्या होता है? लेकिन टाइम की डायमेंशन क्या यूज होगी? T। अब सबसे ज्यादा हमारे पास इस्तेमाल होने वाली फिलहाल जो डायमेंशन होंगी वो m, l और t होंगी। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन क्लियर करना जरूरी है, क्या बस 3 क्वांटिटीज कोई डायमेंशन में असाइन किया जाता है? फंडामेंटल है कितनी? 7। तो 7 की 7 के साथ यूनिट्स और डायमेंशन लिखी जा सकती हैं। जैसे करंट है, इसका यूनिट एम्पेयर है, हम इसकी डायमेंशन के लिए भी लेटर A का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आगे इंटेंसिटी बच जाती है, टेम्परेचर बच जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो हर एक का यूनिट भी होगा और हर एक के असाइंड डायमेंशंस भी होगी। यहां तक बात समझ आ गई? फिर हमारा एक बड़ा क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड डायमेंशनल इक्वेशन। तो जो जितनी भी यहां पे मैंने फॉर्मूलाज बोर्ड पे लिखे हुए हैं ना, सबकी शक्लें इस शक्ल में कन्वर्ट हो जाएंगी, m, l और t, और सबके ऊपर बदलाव पता किस चीज में आ रहा होगा? ये पावर्स में, पावर a, पावर b और पावर c। अब कैसे फाइंड करनी है डायमेंशनल इक्वेशन? उसमें बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसका फॉर्मूला। जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये जितनी भी हम यहाँ पे क्वांटिटीज पढ़ते जाएंगे उनको हम स्टार अप करते जाएंगे। अब डायमेंशनल इक्वेशन बनानी कैसे है? एक को स्लो मोशन में समझ लो, बाकी ऑटोमेटिकली क्विक स्पीड में समझ आ जाएगी। वेलोसिटी की डायमेंशन बनानी है या डायमेंशनल इक्वेशन लिखनी है, तो आपने वेलोसिटी के गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है। ये मेथड है, ये मैं एक ही दफा स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करूंगा, बाद में मैं जरा स्पीड अप करूंगा काम, बट मेथड ये है। अब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बेसिकली क्या चीज़ है? लेंथ। लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? L। तो आप डिस्टेंस की जगह लिखोगे L और उसके गिर्द लगाओगे स्क्वायर ब्रैकेट। नीचे है टाइम, टाइम की डायमेंशन T है, उसके गिर्द भी स्क्वायर ब्रैकेट, और एंड पे इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये बनेगा LT-1। अब ये डायमेंशनल इक्वेशन है किसकी? अब इसको आप तेज तेज पढ़ लें, LT-1, LT-1। अब LT-1 से यूनिट बनाना मुश्किल है। लेंथ का यूनिट क्या होता है? टाइम का क्या होता है? पावर। तो डायमेंशन से यूनिट फौरन आसानी से बन गया। लेकिन जब आप थोड़े और स्मार्ट हो जाओगे तो आपको यूनिट तो पहले याद है, डायमेंशन तो आज पढ़ रहे हो ना, उससे पहले यूनिट तो पहले भी 9th में पढ़ा हुआ। यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। मीटर यानी लेंथ, सेकंड यानी टाइम, पावर यानी -1। समझ रहे हैं? यहाँ पर डायमेंशन से यूनिट बना सकते हो, और स्मार्ट वर्क करोगे तो यूनिट से डायमेंशन भी बना सकते हो। बट फिर एक और क्वेश्चन पैदा हो गया। मैंने तो कहा था कि डायमेंशनल इक्वेशन हमेशा ऐसी होगी, इसमें तो m आ ही नहीं रहा, तो इसमें m आ रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा। देखो LT-1 पर तो हम कंफर्म है, क्योंकि L की पावर 1 आ रही है, T की पावर -1 आ रही है, m भी आ रहा है इसमें, लेकिन m यहाँ पर किस पावर के साथ आ रहा है? तो MLT की शक्ल में ही हर डायमेंशनल इक्वेशन क्रिएट होगी। अब कहानी ये है कि पहली डायमेंशन याद हो गई, अब आगे उन्होंने सिर्फ इस्तेमाल होना है। जैसे एक्सेलरेशन वेलोसिटी ओवर टाइम है, तो मुझे वेलोसिटी के लिए वो सारा प्रोसीजर दोबारा नहीं करना। LT-1 डिवाइडेड बाय T, द आंसर इज LT-2। अब ये क्या है? एक्सेलरेशन। आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी तो यही होती। तो आगे कहीं फॉर्मूलाज में जहां पे कहीं A यूज हो या जहां कहीं G का इस्तेमाल हो, डायमेंशन सेम यूज होगी। क्या बोला? LT-2। मिसाल है, 2 मिसालें देता हूं। फोर्स F इज इक्वल टू ma। अब m यहां पर आ गया तो कैपिटल M, और A की जगह LT। तो ये क्या डायमेंशन होगी? फोर्स की। अब ये अकेली फोर्स की डायमेंशन थोड़ी, फोर्स की कौन सा एक शक्ल है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी, न्यूक्लियर फोर्स भी, जितनी भी चीज़ों का नाम क्या है? फोर्स। उन सब की डायमेंशन क्या है? MLT-2। यहाँ फिर यूनिट प्रैक्टिस करते हैं। M मास यूनिट, लेंथ टाइम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं? समझ आ रही है तक बातें? अब
आगे इक्वेशन में फोर्स देखो, वेलोसिटी इस्तेमाल हुई एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन इस्तेमाल हुई फोर्स में। अब देखते हैं फोर्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। वर्क W इज इक्वल टू FS, इसमें फोर्स इस्तेमाल हो रही है। टॉर्क RF, इसमें फोर्स इस्तेमाल हो रही है। प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसमें फोर्स इस्तेमाल। तो जहाँ जहाँ फोर्स इस्तेमाल होगी हम क्या लिखेंगे, MLT-2। पहले यहाँ पे लिख के देख लेते हैं, फोर्स MLT-2 और डिस्टेंस LML2T-2, डायमेंशन बन गई काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर एक बड़ा समझने वाला पॉइंट है, जहाँ किसी चीज़ का फायदा होता है वहाँ पे कुछ चीज़ों की लिमिटेशंस भी होती हैं कि भाई ये फलां काम कर सकता है, फलां काम नहीं कर सकता। डायमेंशनल एनालिसिस इक्वेशन में मौजूद फिजिकल क्वांटिटीज को तो हंस के कबूल कर लेता है, लेकिन जहाँ कोई नंबर आ जाए वहाँ पे इसकी लिमिटेशन शुरू हो जाती है। ये नंबर्स को डील नहीं कर सकता। किसी इक्वेशन में 2 पाई आ रहा है, डायमेंशनल एनालिसिस नहीं उसे उठा के ला सकता। उसके लिए आपको उसका न्यूमेरिकल एनालिसिस करना पड़ेगा, यानी उसको प्रॉपर अलग तरह से डिराइव करना पड़ेगा। तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन निकालनी है बच्चों, तो मैं कभी भी 1/2 को यूज़ नहीं करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डायमेंशनल एनालिसिस में काइनेटिक एनर्जी mv² है, न्यूमेरिकली हाफ mv² है, बट डायमेंशनली वो कितनी है, mv²। अब m वेलोसिटी है और उसका स्केयर है, ये रही वेलोसिटी, और इसका स्केयर अप्लाई कर दो तो L²T-2। सब बच जाएगी यहाँ पर। ये क्या डायमेंशन है, ML2T-2। ये क्या डायमेंशन है, ML2T-2। आगे कौन सी एनर्जी, m, h क्या होता है, लेंथ, ग्रेविटी बताओ, ये मैंने बताया L-T-2, शाबाश। तो ये भी क्या बन गया, ML²T-2, फिर वही डायमेंशन आई जा रही है। लास्ट भी ट्राई करते हैं, टॉर्क RF है, पहले F बता दो, ML-T-2, R लेंथ, रेडियस होता है ना, ML²T-2। यहां पर मैंने क्या समझाने की कोशिश की कि मुख्तलिफ क्वांटिटीज हैं, वर्क, काइनेटिक, पोटेंशियल, टॉर्क, लेकिन अगर आप पूरा फोकस करें सब की डायमेंशंस क्या आ रही हैं, सेम आ रही। तो देयर आर फिजिकल क्वांटिटीज जहां उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं बट उनकी डायमेंशंस क्या हो सकती हैं, सेम हो सकती हैं। मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, m की जगह m, वेलोसिटी L-T-1, डायमेंशन बन गई। मोमेंटम का ही एक फर्स्ट कजन होता है इंपल्स। ये जब टॉपिक आएगा तब डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। इंपल्स का फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। फोर्स की डायमेंशन, शाबाश, ML-T-2, और टाइम की डायमेंशन ये T और -2, ये क्या बन जाएगा, ML-T-1, यही बन गई। तो मोमेंटम और इंपल्स दोनों की डायमेंशंस क्या होती हैं, सेम होती हैं। आगे चलते हैं, पावर, वर्क ओवर टाइम, वर्क, शाबाश, ML² T-2, टाइम T, तो ये बन गई ML² T-3, गॉट इट। प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स तो मुझे भी याद होगी ML-T-2, लेकिन अब एक नई गिद्दड़ सिंगी आ गई है कि एरिया क्या चीज़ होता है, L², लंबाई भी और चौड़ाई भी। तो फिर वॉल्यूम क्या होगा, L3, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 3 लंबाइयाँ। तो L² लिखोगे यहाँ पे आप, एक L से एक L, यहाँ पे आंसर आएगा ML-1 T-2। प्रेशर वाली डायमेंशन स्ट्रेस की भी होती है, प्रेशर वाली डायमेंशन, स्ट्रेस का नाम सुना होगा ना कभी, स्ट्रेस और स्ट्रेन, तो जो स्ट्रेस की डायमेंशन होती है वही प्रेशर की भी है। अच्छा, इसी तरह एक क्वांटिटी होती है एनर्जी डेंसिटी। क्वांटिटी क्या होती है, एनर्जी, यानी वो होती है, यहाँ पे स्ट्रेस भी लिख देते हैं हम, और यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उनकी भी यही डायमेंशन होती है, ML-1 T-2। आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी, मास ओवर वॉल्यूम, मास की डायमेंशन, वॉल्यूम अभी आपने बताया। अच्छा, अब ऐसे फार्मूलाज में और ऐसे फार्मूलाज में जब एक स्टूडेंट नए तौर पे टॉपिक को सॉल्व करता है ना, तो उसकी कंफ्यूजन क्या होती है, वो है वॉल्यूम, बट जल्दी में क्या पड़ जाएगा, वेलोसिटी। लिखना यहाँ पे L³ चाहिए था, वो अपनी इंटेलिजेंस यूज करके क्या लिख बैठेगा, तो आता हुआ फार्मूला खराब कर लेंगे आप। लिहाजा पहले फार्मूला रिकग्नाइजेशन बहुत जरूरी है कि इक्वेशन में यूज होने वाली इक्वेशंस या टर्म्स जो हैं वो असल में है क्या। ये वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है, L³ होता है। तो यहाँ पे क्या लिखी जाएगी डायमेंशन, ML-3। फिर एक क्वांटिटी आती है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हम सर्कुलर मोशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। डिस्टेंस इनटू मोमेंटम, कहाँ है मोमेंटम, ये रहा मोमेंटम, क्या रहा मोमेंटम, ML-T-1, डिस्टेंस यानी ML-2T-1। ये जो डायमेंशन है ना, आपकी बुक में एक्सरसाइज में एक ये जो है ना यूज हुआ है फिजिकल क्वांटिटी, एक कांस्टेंट है प्लैंक्स कांस्टेंट, H से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। उस प्लैंक्स कांस्टेंट की भी यही सेम डायमेंशन होगी, एक्सरसाइज में यूज होगी, ठीक है। फिर एक क्वांटिटी आती है इंटेंसिटी। इट इज नॉट प्रेशर ओवर एरिया,
फिर वही बात, इट इज पावर पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी एक नई क्वांटिटी आप हो सकता है पढ़ रहे हैं। इट इज नॉट प्रेशर ओवर एरिया, इट इज नॉट मोमेंटम ओवर एरिया, इट इज पावर पर यूनिट एरिया। फिर ट्रिक पॉइंट, ट्रैपिंग पॉइंट आ गया कि यहां से फिर पकड़े जा सकते हो। है ये पावर, समझ लिया प्रेशर या समझ लिया मोमेंटम, फिर गलती हो जाएगी। तो पावर की डायमेंशन क्या थी? ml² t - 3 और एरिया l² से l², तो वेरी सिंपल mt - 3। अब देखो यहाँ तो ढेर लग गया डायमेंशंस का, हर इक्वेशन की डायमेंशन निकलती आ रही। एक सवाल करते हैं, क्या ऐसी भी इक्वेशन हो सकती हैं जिनकी डायमेंशन निकले ही ना? इक्वेशन भी हो और डायमेंशन ना हो? आप सब बच्चों ने एक इक्वेशन पढ़ी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n = c/v। c स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड है तो डायमेंशन होगी lt - 1। v वेलोसिटी है तो डायमेंशन होगी, दोनों क्या हो जाएंगे? जवाब क्या आएगा? क्या इसकी कोई डायमेंशनल इक्वेशन नहीं होगी? होगी ना, mlt होगा और तीनों की पावर क्या है। लेकिन हम फिर भी इसको डायमेंशनलेस क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? तो ऐसी इक्वेशन जिनमें ऊपर और नीचे एक जैसी क्वांटिटीज हों, उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, या यूं कह लो उनकी डायमेंशन क्या होती है? 1। उनके अंदर mlt की पावर्स क्या होती हैं? 0 होती है। यहाँ तक सारा पलंदा समझ आ गया मैंने क्या समझा? अब आपको कोई भी इक्वेशन आए, पहले ठहर के उस इक्वेशन की टर्म्स को समझें, फिर उनसे कंसर्न mlt को पुट कर दें। और अब सबसे मजे की चीज, आप इक्वेशन की लेफ्ट और राइट हैंड साइड को चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन दुरुस्त है या नहीं। जैसे एक इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, ये इक्वेशन किस चीज की है? किसी स्ट्रिंग में जब कोई ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करती है ना, तो उसकी जो स्पीड है, ये उसकी स्पीड की इक्वेशन है। v वेलोसिटी, f है फोर्स ऑफ टेंशन, आपने कितनी जोर से तार को खींचा हुआ। गिटार की तारों को लूज रखते हैं कि टाइट रखते हैं? तो टाइटनेस की असल वजह होती है कि वहां पे स्पीड एक हाई फैक्टर में रहे। फिर मास के स्ट्रिंग भारी है या हल्की है? गिटार में सारी स्ट्रिंग्स एक जैसी होती हैं? एक सबसे बारीक होती है, एक सबसे मोटी होती है। सबकी लेंथ बराबर है लेकिन सबका मास बराबर, तो इसीलिए लेंथ भी इन्वॉल्व है और मास भी इन्वॉल्व। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, इधर लिख लो लेफ्ट हैंड साइड, इधर लिख लो राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है? वेलोसिटी। क्या डायमेंशन है वेलोसिटी की? बस यहाँ तक इनफ। असल काम तो ये है कि जब राइट साइड पे भी यही डायमेंशन निकल आई तो मतलब इक्वेशन होमोजीनियस है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। अब देखो, अंडर रूट को पहले बना दो 1/2। अब फोर्स की डायमेंशन mlt - 2, लेंथ की डायमेंशन l, मास की डायमेंशन m, m से m, ये बना lt - 2, बल्कि l2 t - 2 और पावर। अब ये 2 इसको खत्म करेगा तो l रह जाएगा, ये 2 इस 2 को खत्म करेगा तो -1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबरी नहीं आ गई, तो इट इज अ राइट इक्वेशन। ये इक्वेशन एक दुरुस्त इक्वेशन है क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड = राइट साइड। किसकी इक्वेशन है ये? इतनी मशहूर इक्वेशन, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन, भाई, जिसके जरिए एटम बम बनता है। अब राइट साइड है mc², लेफ्ट साइड है एनर्जी। पहले एनर्जी पे आ जाते हैं। ये रही थी ना काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों की डायमेंशन सेम है, तो एनर्जी किसी भी शक्ल में हो डायमेंशन यही होगी, ml² t - 2। तो लेफ्ट साइड क्या है? ml² t - 2। अब राइट साइड पे देखते हैं, m मास, c मैंने यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट बताया था, lt - 1। तो ये lt - 1 का भी क्या है? तो क्या बन गया? ml² t - 2। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो ये पूरा टॉपिक कहलाता है डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। आज के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि डायमेंशंस की डेफिनेशन क्या है, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल इक्वेशन जो इस शक्ल में होती है वो कैसे बना सकते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनकी जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशनल इक्वेशन, उनमें पावर्स बदलती रहती हैं। आप डायमेंशन की मदद से यूनिट बना सकते हो और स्मार्ट हो जाओगे तो यूनिट की मदद से डायमेंशन भी बना सकते हो। अब एक बड़ी मजे की इंपॉर्टेंट सी चीज, बस लास्ट वन, कि हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाए F = Gm1m2/r²। यहां पर एक 1/2 आया था, 1/2 एक कांस्टेंट है, लेकिन आपको पता है यहां पे G भी एक कांस्टेंट है। 1/2 की डायमेंशन नहीं होती, G की होती है। तो कांस्टेंट्स दो तरह के होते हैं, एक इस नस्ल के जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट होते हैं, जो नंबर्स की तरह होते हैं, ठीक है। आप मुझे ये बता सकते हैं क्या G का यूनिट होता है? तो बच्चों आसान खुलिया, जिसका यूनिट होता है ना उसकी डायमेंशन भी होगी।
कितना आसान काम। जिसका यूनिट होता है उसकी डायमेंशन भी होगी। 1/2 का कोई यूनिट होता है? नहीं होता, तो इसकी कोई डायमेंशन भी। तो हर वो क्वांटिटी जिसका यूनिट होगा उसकी डायमेंशन भी होगी। अब जी की डायमेंशन आपसे कह दिया जाए फाइंड करें, तो आप जी को अलग करें इक्वेशन से। यहाँ पे लिखें एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। एफ अब तो रट गई होगी, mlt माइनस 2। आर स्क्वायर मतलब 2 दफ़ा m है तो 2 दफ़ा m लिख दो, एक m से एक m। अब ये m ऊपर आएगा तो पावर l और l स्क्वायर l क्यूब और t माइनस 2, दैट इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये वेरिएबल कांस्टेंट है, यानी ये कांस्टेंट विद डायमेंशंस है और ये कांस्टेंट्स विदाउट डायमेंशंस। यहाँ तक ऑल क्लियर? आज का लेक्चर समझ आ गया? कल के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम डायमेंशंस की मदद से कोई फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं। डिराइविंग अ पॉसिबल फॉर्मूला में लेट्स से आपके पास एक सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल है, जो बुक में भी एज इट इज गिवन है कि ये एक सिंपल ओरिजिनल पोजीशन है। ये उस सिंपल पेंडुलम की एक डिस्प्लेस कंडीशन है। एंगल थीटा बन रहा है, मास m है, डाउनवर्ड एक्ट कर रही ग्रेविटी एंड l इज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। अब हमें टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो डिराइविंग स्टेप्स क्या हैं? स्टेप जो आपने फॉलो करना है वो ये कि आपने जो चीज फाइंड करनी है, लेट्स से टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो इसको प्रोपोर्शनल ले लेना है इन 4 चीज के। टाइम इज प्रोपोर्शनल टू मास, एंगल थीटा, लेंथ एंड ग्रेविटी। स्टेप नंबर 1, आपने सब क्वांटिटीज को प्रोपोर्शनल ले लेना है टाइम के। इस चीज से घबराना नहीं है कि ये m और थीटा तो एक्चुअल फॉर्मूला में होते, तो फिर ये m और थीटा कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वॉच स्टेप नंबर 2, आपने हर क्वांटिटी के ऊपर एक कंसीडर करना है। लेट्स से मास पावर a, थीटा पावर b, लेंथ पावर c एंड d। तो ये स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 में आपने एज अ डायमेंशन और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को खत्म कर देना। टाइम की डायमेंशन इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट के बारे में डायमेंशन एनालिसिस कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो लिहाजा हम इसको c ही लिख देंगे। मास की डायमेंशन है पावर्ड एज a। थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती। थीटा बेसिकली क्या होता है? थीटा की इक्वेशन होती है पर r। s भी डिस्टेंस है, लेंथ, r भी डिस्टेंस है, लेंथ। its dimension will be l minus 1, or you can write it as l power 0 into b। फिर एक्चुअल लेंथ पावर c, ग्रेविटी की डायमेंशंस lt minus 2 पावर d। होगा ये कि एट द एंड अब हमें करना क्या है, हमें इन पावर्स की वैल्यूज फाइंड करनी। a will be equal to, b will be equal to, c will be equal to and d will be equal to। ये पावर्स किस किस नंबर के इक्वल आएंगे। एक चीज कि b 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो रहा है, सो हम एक पावर डायरेक्ट यहां पर साइड पे लिख लेते हैं कि b बिकम्स इक्वल्स टू 0। अब नंबर 4 में करना है कंपैरिजन। देखें, लेफ्ट साइड पे टाइम है, राइट साइड पे भी टाइम है। लेफ्ट साइड पे जबकि राइट साइड पे मास है। तो स्टेप नंबर 4 में आप क्या करें, जो क्वांटिटीज एग्जिस्ट नहीं कर रही उनकी पावर्स कंसीडर करने 0। m पावर 0 यानी 1, l पावर 0 यानी 1, जबकि t एग्जिस्ट कर रहा है विद द पावर 1। c कांस्टेंट एज इट इज, m पावर a, l पावर 0 और सिंपल b इज इक्वल टू 0 पहले से ही लिखना है, l पावर c एंड lt माइनस 2 पावर b। अब आपने करना है स्टेप नंबर 5 is for comparison। लेफ्ट साइड पे मास, पहले आप कंपेयर कर लें मास को। लेफ्ट साइड पे मास की पावर है 0 और राइट साइड पे एक ही मास एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी पावर है a। आपको बहुत क्लियरली मिल गया कि a इज इक्वल टू 0। a भी 0 और b भी 0। इट मींस फाइनल में ना तो कोई काम मास का है और ना कोई काम थीटा का है। a is equal to 0 and b is equal to 0। नेक्स्ट चीज आप कंसीडर करें, कंपेयर करें लेंथ को। लेफ्ट साइड पे लेंथ पावर है 0 और राइट साइड पर इस फैक्टर को कैंसिल कर दें। इस साइड से देखें, लेंथ की पावर c भी है और लेंथ की पावर d भी है, तो c प्लस d आर द पावर्स ऑन राइट साइड ऑफ लेंथ। लेकिन देखिए अब
ना तो सी की वैल्यू पता है ना डी की वैल्यू पता है, इसका मतलब आप इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते। सो प्रोसीड द थिंग्स। अब आप कंपेयर करें टाइम को, साइड पे टाइम पावर है 1 और राइट साइड पे है -2d। सो यू गेट एन आंसर t इज इक्वल टू -1/2। इस पावर की वैल्यू यहां रिप्लेस कर दें -1/2। अब d की वैल्यू यहां रिप्लेस करें तो c इज इक्वल टू +1/2। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं स्टेप्स को। टाइम आपने किया, लेफ्ट साइड पे टाइम पावर 1 है, राइट साइड पे पावर -2d है, तो यू गॉट द वैल्यू ऑफ d -1/2। इसी d की वैल्यू को पिछली लेंथ की इक्वेशन में पुट, विल गेट द आंसर ऑफ c। तो c इज इक्वल टू +1/2। अब हम चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को यूज करके। पीरियड इज इक्वल टू अ कांस्टेंट m पावर 0, थीटा पावर 0, l पावर +1/2 एंड g पावर 1/2। टाइम पीरियड इज इक्वल टू कांस्टेंट, लेंथ पावर 1/2 और g को अगर आप नीचे ले जाएं तो ये भी +1/2 हो जाएगा। t इज इक्वल टू कांस्टेंट, लेंथ ओवर ग्रेविटी होल पावर 1/2, time period becomes equal to constant under L over G. So here you have derived an equation for time period of simple pendulum, और पिछले स्टेप में मैं इसे डायमेंशनली कंसिस्टेंट कर चुका हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, नेक्स्ट जो अब हमारा लेक्चर है, ये फिजिक्स में एक बड़ा ट्रिकी सा टॉपिक है। आप लोगों ने मैट्रिक में इंस्ट्रूमेंट्स तो पढ़ लिए हुए हैं, मीटर रॉड भी पढ़ा, वर्नियर कैलिपर भी, स्क्रू गेज भी। तो ये उन्हीं से रिलेटेड दो टॉपिक्स हैं जिन्हें हमने मिला के पढ़ना। एक जिसे बोलते हैं अनसर्टेनिटी, और एक इसी का एक अगला हिस्सा शुरू हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। अनसर्टेनिटी क्या है? देखो, आपके पास जो किताब है, आपसे बोला जाए कि इस किताब के सफे गिनने हैं, तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ पेजेस काउंट कर दोगे कि सर किताब में 257 पेजेस हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर आपने मुझे बता दिया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस एक पेज की लेंथ, लंबाई नाप के बताओ, या किताब की थिकनेस मेजर करके बताओ, तो आपका पाला पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। अब हाथ तो नहीं यूज कर सकता ना हर कोई। अब मेरा तो एक हाथ ही किताब का सफा पूरा कर देगा, लेकिन आप अभी छोटे हैं, तो आपका हाथ कोई थोड़ा सा आगे भी बढ़कर मेजरमेंट करेगा। तो मैं अगर जवाब दूंगा किताब का पेज कितना है, मैं कहूंगा 1 हाथ, आप कहेंगे 1.5 हाथ, कोई कहेगा 1.25 हाथ। तो फिर किताब के पेज की असल लंबाई क्या हुई? उसके लिए स्टैंडर्ड का होना तो जरूरी है ना। जब भी आपका इंस्ट्रूमेंट से पाला पड़ जाएगा बच्चों, आप इस समंदर में गोते खाने लग जाएंगे जिसका नाम है अनसर्टेनिटी। क्या नाम है? अनसर्टेनिटी। ये क्यों होती है, वजह क्या होती है? क्योंकि देखो, हर इंस्ट्रूमेंट पे मेजरमेंट करने के लिए हमने मार्क लगाए होते हैं, जिसको हम कैलिब्रेशन बोलते हैं। आपके पास एक स्केल हो, पैमाना हो, उसके ऊपर आपने देखा ना छोटी छोटी सी लाइनें लगी होती हैं, यानी उस पर इंच में भी लाइन लगी हुई है, इंच में भी लाइन लगी है, 12 इंच की लाइन लगी होती हैं। फिर सेंटीमीटर्स में भी लाइनें लगी होती हैं, सेंटीमीटर के दरमियान में भी छोटी छोटी लाइनें होती हैं जो मिलीमीटर्स की होती हैं। लेकिन आपके नॉर्मल स्केल पर आप देखोगे कि मिलीमीटर से छोटी लाइन नहीं है। मिलीमीटर से देखो, एक चीज है वो इंचेस में है, लेकिन इंचेस से थोड़ी सी ज्यादा है, वो 10 इशारिया कुछ इंच है। अब 10 इंच तक तो हमें हमारा इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। अब वो इंच से सेंटीमीटर में चली गई है, क्योंकि वो 10 से कुछ आगे है और 11 से थोड़ी पीछे है। अब जब हम सेंटीमीटर्स की दुनिया में जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट किसी सेंटीमीटर के नीचे आ रही हो। एन मुमकिन है वो 2 सेंटीमीटर लाइंस के दरमियान में कहीं एग्जिस्ट कर रही हो, तो फिर वो किसके पास चली गई? मिलीमीटर के पास। अब मिलीमीटर में कोई हतमी कैलिब्रेशन तो नहीं है। मिलीमीटर के अंदर भी अगर हमारे पास बहुत हाई फाई मशीनरीज हो, तो हम लाखों लाइंस मजीद लगा सकते हैं मिलीमीटर के अंदर, पर वो फिर काम बहुत महंगा हो जाएगा। हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है जो सस्ता भी हो, आराम से इस्तेमाल भी हो जाए। तो यहां पर एक अनसर्टेनिटी को समझाने के लिए हमने एक स्केल सा ड्रॉ किया हुआ है कि ये 0 से स्टार्ट होता है स्केल, ये उसका पॉइंट है 12 सेंटीमीटर, यानी चलते 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 कहां पहुंच गए? 12 सेंटीमीटर, और फिर अगला 13 सेंटीमीटर। यूं समझ लो कि ये एक स्केल को जूम इन किया हुआ है। ये इतनी सी जगह स्केल के ऊपर, लेकिन व्हाइट बोर्ड पर अच्छी खासी बड़ी करके दिखाई हुई है। अब 12 सेंटीमीटर से 13 सेंटीमीटर के दरमियान मैंने लाइंस लगाई हुई हैं। 12.1 सेंटीमीटर, 12.2, 12.9,
12.10 को हम 12.10 नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ये रहा। अब ये स्केल सेंटीमीटर में है, तो ये वाली जो लाइन है ये कितनी है? 1 मिलीमीटर। यानी हमारा जो स्केल हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है? 1 मिलीमीटर। तो यहां पे आप बच्चों लीस्ट काउंट की डेफिनेशन को समझ लो। किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है उसे उस इंस्ट्रूमेंट का क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। इसी लीस्ट काउंट को हम एब्सोल्यूट एरर और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसे अभी जाके हम क्लियर करते हैं। तो यहां तक स्केल समझ आ गया सबको? अब देखो, दो पेंसिल्स हैं हमारे पास। हमने इस पेंसिल को लेट से यहां पर हम इसको यूं इमेजिन कर लेंगे, ये 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है? ये पेंसिल 0 से स्टार्ट हो रही और इसकी टिप जाके बिल्कुल 7 के नीचे आ रही। यहां पर इसकी टिप इमेजिन कर। तो अब आप मुझे इस पेंसिल की मेजरमेंट या लेंथ बच्चों एक्यूरेटली क्या बताएंगे? 12.7। तो हम पहली रीडिंग इसकी मेजर कर लेते हैं 12.7 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये हमारे सामने मेजर हुई है, हमें इसमें कोई डाउट नहीं है, हम सब इस चीज के गवाह हैं कि ये एग्जैक्ट 7 के नीचे है। लेकिन बच्चों इस इंफॉर्मेशन को अगर हम किसी दूसरे साइंटिस्ट को ट्रांसफर करेंगे कि भाई आप भी इस पे तजुर्बा कर लें, हमारे लिए तो ये लेंथ कितनी है? 12.7। तो साइंटिस्ट को साइंटिफिक रूल के मुताबिक हमसे ये पूछना जरूरी होगा कि हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? वो पूछना क्यों जरूरी है? देखो, एक दूसरी पेंसिल जो 0 पे रखी हुई है, अब उसकी लंबाई 7 से थोड़ा सा आगे चली गई। इतना आगे ना वो 8 पे है ना वो एग्जैक्टली 7 पे। लेकिन मसला क्या है, हमारे इंस्ट्रूमेंट में इस और इस लाइन के दरमियान हमें ये तो पता है कि ये टोटल लेंथ 1 मिलीमीटर है, लेकिन अगली कोई 10 लाइनें यहां पर नहीं लगी हुई। तो हमारा इंस्ट्रूमेंट हम कहेंगे पुअरली कैलिब्रेटेड है। पुअरली मतलब मिलीमीटर तक तो लाइन है, लेकिन मिलीमीटर से आगे कोई लाइन मौजूद नहीं है। तो अब हम इसकी मेजरमेंट क्या बताएंगे? अंदाजा लगाएंगे, तुक्का लगाएंगे, जैसे हम लगाते हैं। हम कहते हैं कि भाई यहां से ये दरमियान होगा, ठीक है? तो दरमियान से पीछे अपने अंदाजे से अपनी इमेजिनेशन में कर लेते हैं 12.71, 12.72, 12.73। लेकिन वो तो अंदाजा है ना, ये सारी क्लास सेम अंदाजा नहीं लगाएगी। तो साइंटिफिक रूल उसने क्या रख दी? साइंसदानों ने साइंटिफिक रूल क्या बना दिया? साइंसदानों ने साइंटिफिक रूल ये बनाया कि भाईजान अगर ये पेंसिल 12.7 से थोड़ा सा भी आगे है ना, तो भी ये 12.7 है, और थोड़ा सा आगे भी है तो भी ये 12 पॉइंट, और भी थोड़ा सा आगे है तो भी 12 पॉइंट, हत्ता के इस जगह का मिड पॉइंट आ जाए। इस जगह का क्या आ जाए? अब गौर से मेरी बात सुनना, 12.7 से लेकर 12.75 से पहले पहले ये रीडिंग क्या रहेगी? 12.7 ही रहेगी। अच्छा, अगर यहां से 0.5 मिलीमीटर आगे ये 12.7 है, तो फिर यहां से 5 मिलीमीटर पीछे भी तो ये क्या रहेगी? 12.7। क्योंकि हमारे पास इनके दरमियान मजीद लाइनें नहीं लगी हुई, लिहाजा हम साइंटिफिक रूल ही इस्तेमाल करेंगे कि 7 से लेकर अगले मिड तक और 7 से लेकर पिछले मिड तक ये रीडिंग क्या मानी जाएगी? 12.7 ही मानी जाएगी। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, साइंटिफिक रूल सीखने के बाद आपको मैं मेजरमेंट ना दिखाऊं, सिर्फ 12.7 आपके हाथ में थमा दूंगी, ये देखो ये 12.7 रीडिंग है, तो क्या इसका आज के बाद मतलब एग्जैक्ट 12.7 है? नहीं है ना 12.7 इसका मतलब। इसका एग्जैक्ट मतलब 12.7 से कुछ ज्यादा भी हो सकता है और 12.7 से कुछ कम भी हो सकता है। अब हमें यह देखना है कि हमारी रीडिंग जो है, अगर हम उसको सेंटीमीटर में लेकर जाते हैं, देखो अब 12.7 सेंटीमीटर से हम मजीद कितने सेंटीमीटर आगे गए? प्लस माइनस प्लस 0.5 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर 0.5 सेंटीमीटर, और ये 0.05 सेंटीमीटर मिलीमीटर है। और इसी तरह पीछे भी चले जाए तो हमने माइनस कितना किया? 0.05 सेंटीमीटर। यानी अपनी एग्जैक्ट लोकेशन से 0.05 सेंटीमीटर आगे और 0.05 सेंटीमीटर पीछे तक, यानी यहां तक ये रीडिंग क्या रही?
अच्छा, अब आप सब मुझे बताओ कि इन रीडिंग्स में कौन सा डिजिट है जिसको आप श्योरिटी से कह सकते हो कि भाई इसमें कोई डाउट नहीं है हम, बस। लेकिन 7 के बारे में डाउट आ गया, 7 के बारे में डाउट आ गया, क्योंकि 7 7 5 भी हो सकता है, 7 7 4 भी हो सकता है। तो यही कहानी बायस बनती है इस डेफिनेशन का, जिसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। आप लोग अपने बुक पे सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक निकाल के जरा डेफिनेशन पे आए। सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन है इन एनी मेजरमेंट, ये लिखा हुआ, इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखो, ये हमारी मेजरमेंट, इसमें दो तरह के डिजिट्स है ना, एक एक्यूरेटली नोन और एक डाउटफुल। एक्यूरेटली नोन 12 है, डाउटफुल क्या है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता 7 का। अब देखो, इन दोनों नंबर्स को अगर हम आपस में जमा कर दें, 0.05 पीछे की तरफ, 0.05 आगे की तरफ, तो ये हमारे पास बनेगा 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर इजंट इट इक्वल टू, तो मीटर रॉड का लीस्ट काउंट भी होता क्या है। तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट की सारी हदबंदी आ रही है, जिसके अंदर अंदर हम रीडिंग मेजर कर रहे हैं, वो असल में इंस्ट्रूमेंट के किसके बराबर है, 1 मिलीमीटर या फिर लीस्ट काउंट के बराबर। यानी हम मीटर रॉड से लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग जो मेजर कर सकते हैं वो कितनी है, 1 मिलीमीटर। इससे छोटी रीडिंग के लिए हमें मीटर रॉड छोड़ना पड़ेगा और किस पे जाना पड़ेगा, जिसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 मिलीमीटर, और स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर। तो फिर दोबारा अनसर्टेनिटी के वर्ड पे आते हैं। हम कितने सर्टन थे कि ये 12.7 है, और एक छोटे से साइंटिफिक रूल को समझने के बाद कि 12.7 से कुछ आगे भी ये 12.7 ही मानी जाएगी, कुछ पीछे भी ये 12. पिछले आधे और अगले आधे के दरमियान में जहां कहीं भी ये पेंसिल की टिप होगी, ये क्या कंसीडर होगा, 12.7। अब बच्चों, ये 12.7 सेंटीमीटर ही क्यों बताना है, क्योंकि देखो आपका लीस्ट काउंट किस शक्ल में है, 1 मिलीमीटर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.1। तो अगर हमें ये जवाब सेंटीमीटर में देना ना, हम डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर दे सकते, डेसिमल के बाद सिर्फ। अगर हम वर्नियर कैलिपर से कोई मेजरमेंट करेंगे, 0.1 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 0.01, तो 12.74 सेंटीमीटर ये राइट आंसर होगा, क्योंकि हम वर्नियर कैलिपर की वजह से डेसिमल के बाद दो आंसर्स तक, दो डिजिट्स तक आंसर बिल्कुल ठीक से दे सकते हैं। तो स्क्रू गेज के बारे में क्या ख्याल है, हम सेंटीमीटर में 3 डिजिट्स तक आंसर को जनरेट कर सकते हैं। तो इतनी बात समझने के बाद अब हमारे पास जो 1 मिलीमीटर यानी लीस्ट काउंट है, इसी को इंस्ट्रूमेंट की क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ज्यादा से ज्यादा किसी मटेरियल में कोई अनसर्टेनिटी होगी तो वो इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बराबर हो। अब लीस्ट काउंट से हटके अनसर्टेनिटीज की 3 किस्में लिखी हुई हैं, जो बुनियादी तौर पे सिर्फ 2 हैं। तीसरी किस्म जो है वो दूसरी का ही आगे एक एजेंडा है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होगी, लीस्ट काउंट। लेकिन उससे पहले इस 12.7 को लिखने का एक साइंटिफिक तरीका आप समझ लो। 12.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये तरीका क्या है भाई। ये जो रीडिंग मैंने आपको दी है 12.7, ये प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर लिखने की क्या जरूरत है, इस जरूरत को समझो बच्चों। ये सिंबल्स क्या बता रहे हैं कि एक दफा इसमें इसको प्लस करो और एक दफा इसको माइनस करो। अब 12.7 में से माइनस करते हैं 0.7, क्या बचेगा, 12.6 सेंटीमीटर। अब इसमें प्लस करते हैं 12.8। अब कहानी ये है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे 12.7 वो रीडिंग है जो 12.6 और 12.8 के कहां एग्जिस्ट करती है। ये रीडिंग को समझाने का, बताने का बेहतरीन तरीका है। जैसे आप किसी बेंच पे 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ए, बी और सी। बाहर से पूछे यार ये बी स्टूडेंट किधर है, तो सबसे एक्यूरेट मेथड पता क्या है, अच्छा अब कोई आगे बता दे वो क्लास में है, तो भाई एडी बड़ी जगह से दस देता है बी स्टूडेंट, इतनी बड़ी क्लास में उसे कहां ढूंढे, शॉर्टली करके बताओ। तो आप उसे कहें कि भाई वो पहले बेंच पे ए और सी के दरमियान में है। कितनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, पहले बेंच पर ए और सी के दरमियान में, ये हमारी रीडिंग है बी। और इसके साथ प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर लिखने का मतलब ये है कि ये रीडिंग बी
ए और सी के दरमियान। ये मेथड समझ आया? अब इस मेथड में बच्चों ये जो 12.7 है ये हमारी मेजरमेंट है। 12.7 क्या है? क्या ये भी मेजरमेंट है? ये तो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है। ये तो इंस्ट्रूमेंट का, तो जब भी रीडिंग को इस शक्ल में आप देखो, जो कि आप देखोगे भी आने वाले टॉपिक्स में, तो इसका पहला हिस्सा क्या होगा? मेजरमेंट। दूसरा हिस्सा क्या होगा? लीस्ट काउंट। अब इस मेजरमेंट के साथ अगर 0.1 सेंटीमीटर लिखा है तो आप फिजिक्स के स्टूडेंट होने के नाते फौरन समझ जाओगे ये मेजरमेंट किससे की गई है। समझ आई ना बात? और अगर यहाँ पे 0.01 लिखा हुआ, वर्नियर कैलिपर है, 3 डिजिट्स हुए तो आज से पहले तो नहीं पता था ना, लेकिन अब के बाद हम सिर्फ रीडिंग देख के बता सकते हैं कि इसको मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। मेजरमेंट और लीस्ट काउंट, ध्यान इधर, मेजरमेंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, मैंने ठीक बोला? मेजरमेंट और लीस्ट काउंट, मेजरमेंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। देन व्हाट इज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी? देखो जब आपने मेजरमेंट लिखी 12.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, तो फ्रैक्शन पहले तो कहते हैं रेशो को, कहते हैं ना ए बटा बी। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करने का तरीका होता है कि ऊपर रखना है लीस्ट काउंट, नीचे रखनी है मेजर्ड वैल्यू। साइंस को नहीं इन्वॉल्व करना, ऊपर क्या रखना है? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है? 0.1। मेजरमेंट कितनी है? अच्छा मैं सेंटीमीटर साथ इसलिए नहीं लिख रहा आपकी आसानी के लिए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल नहीं हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ना, तो दो बातों का ध्यान रखना है। यूनिट लिख भी दोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ना ही लिखो। और यहां के साइंस का इस्तेमाल, तो फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए ऊपर किसे रखना है? लीस्ट काउंट। ये बात भूलनी नहीं है, ऊपर किसे होना चाहिए? नीचे क्या होनी चाहिए? तो 0.1 ऊपर होगा, 12.7। इसी से आगे इसका बड़ा भाई यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी, कोई मुश्किल नहीं है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी असल में फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को 100% से जरब देना। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को किससे जरब देना है? अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, साथ क्या कर देना? 100%। तो कितनी तरह की अनसर्टेनिटीज? एब्सोल्यूट, फ्रैक्शनल। आप यही समझें कि या एब्सोल्यूट है या परसेंटेज है। फ्रैक्शन को भी दरमियान से साइड पे करें, दो पे मेन फोकस करें, एक एब्सोल्यूट और एक परसेंटेज। एक एब्सोल्यूट और एक एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट सिर्फ और सिर्फ, लेकिन परसेंटेज में लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट इनटू 100%। मैं ये क्यों रट्टा लगवा रहा हूं, उसकी एक वजह है। आगे एक टॉपिक आने वाला है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, उसमें ये दो नाम बार बार इस्तेमाल होने हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, इसलिए आप भी रट्टा लगा लें। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है? लीस्ट काउंट होती है। कहां लिखी होती है? ये प्लस माइनस के बाद लिखी होती है। और इंस्ट्रूमेंट का नाम पता हो तो हमें ये भी पता होता है उसका लीस्ट काउंट क्या है। और परसेंटेज का तरीका, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, और फिर परसेंटेज के लिए 100% से। अच्छा बात कहां पे आई थी? बात ये भी आई थी कि जी 12 एक्यूरेटली नोन है और 7 डाउटफुल है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों, सिग्निफिकेंट कहते हैं अहम, फिगर्स कहते हैं आदाद, हिस्सों को। किसी मेजरमेंट के अहम हिस्से कौन से होते हैं? बड़े आसान रूल्स हैं इसके। एक इंपॉर्टेंट अच्छी बात बता दूं कि ये टॉपिक, दोनों टॉपिक ही लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लिहाजा आप इस पे उस तरह से सर मत खपाना कि एक एक लाइन याद करनी है, रट्टा लगाना है, डेफिनेशंस करने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये टेक्निकल टॉपिक है। बुक में आधे से ज्यादा मिसालें दी ही नहीं हुई जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करके बताई हैं, टू मेक यू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज ऑफ द टॉपिक। टॉपिक से पहले आपको पता था इसका मतलब बस 12.7 है, लेकिन टॉपिक के बाद अब आपको पता है कि साइंटिफिक रूल का मतलब 12.7 का मतलब पूरे 1 मिलीमीटर के अंदर अंदर जहां भी ये लाइन आ गई उसका मतलब क्या है? 12.7। तो ये नई बात सीख ली हमने। फिर हमें ये नहीं पता था कि मेजरमेंट को लिखने का तरीका क्या होता, तो हमने प्लस माइनस के बाद लीस्ट काउंट लिखा, पहले मेजरमेंट लिखी, और हमें ये भी पता है कि इसे क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। इससे क्या पता चलता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हुआ। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को हम बिल्कुल तेजी से कवर अप कर जाएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर में कहते हैं कि 1 से लेकर 9 तक ये जो नंबर्स होते हैं इन्हें नॉन जीरो नंबर्स कहा जाता है। कहते हैं 1 से लेकर 9 तक सब हिस्से सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट मतलब अहम है।
आपको सवाल क्या आएगा, आपने जवाब क्या देना है, बस इतनी सी बात सीखनी। 635 ये एक नंबर है। इसी तरह आपके सामने सवाल में नंबर लिखा हो, आपको सवाल आएगा बताएं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बस इनको काउंट कर लें कितने हैं, क्योंकि ये एक से कहां पे आ रहे हैं 9 तक, सारे के सारे क्या है नॉन जीरो है, तो सारे के सारे नॉन जीरो क्या होंगे, तो 635 में कितने सिग्निफिकेंट है 3, 5 3 5 3 5 में 5। ये बात समझ आ गई, इसमें इतनी सी बात ही। अब आते हैं असल कहानी जिसे बोलते हैं जीरो। जीरो किसी भी नंबर के या लेफ्ट में होता है या मिड में या राइट, लेकिन एक बात तवज्जो से सुनना, किसका लेफ्ट, किसका मिड, किसका राइट। देखो जीरो के अलावा सारे नंबर्स क्या हैं, तो जब लिखा है ना कि जीरो ऑन द लेफ्ट, तो किसके लेफ्ट पे, किसी नॉन जीरो के लेफ्ट, किसके मिड में, किसी नॉन जीरो के मिड में, किसके राइट पे, किसी नॉन जीरो, यानी जीरो को रेफरेंस बनाने के लिए नॉन जीरो नंबर्स का पता होना जरूरी है। तो लेफ्ट वाले पे तो बड़ा सा क्रॉस है, लेफ्ट पे जो जीरो आएगा उसमें से कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगा, यानी 0.02 में दोनों जीरो लेफ्ट पे हैं। क्रॉस क्या बता रहा है कि दोनों ही सिग्निफिकेंट नहीं है, दोनों ही सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जस्ट वन। मिड पॉइंट, भाई दो अहम पर्सनैलिटीज एक दावत पर आई, दो अहम पर्सनैलिटीज एक दावत पर आई, हमारी लेट से कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें मौका मिला कि उन दोनों पर्सनैलिटीज के दरमियान में बैठ के फोटो खिंचा ले। वो दोनों पर्सनैलिटीज लेट से टिकटॉक पे वायरल है, इंस्टा पे वायरल है, तो जब वो आपकी तस्वीर के साथ अपने इंस्टा पे पोस्ट लगाएंगे तो आप भी तो वायरल कंसीडर होंगे ना। तो अगर दो नॉन जीरोज के दरमियान, दो वायरल लोगों के दरमियान आप भी बैठ जाएंगे, मैं भी बैठ जाऊं, क्योंकि वायरल नहीं है हम लोग, ठीक है, तो वो पोस्ट क्या कंसीडर होगी, वायरल ही कंसीडर होगी, यानी सिग्निफिकेंट ही कंसीडर होगी। तो अगर 02 मिड में आ जाता है, 202 आ गया, दोनों तरफ कौन आ गए, और खुद जीरो दरमियान में है 1.01। अब यहां पे डेसिमल को नहीं देखना, देखना यह है कि जीरो किन के दरमियान है, नॉन जीरो के दरमियान। तो ये दोनों, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3, इसमें भी कितने, तो जीरो कहीं भी आपको मिड में नजर आए तो आपने याद रखना है वो जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट। इन दोनों को मिला के एक वैल्यू पकड़ते हैं 0.00301। अब लेफ्ट वाले सिग्निफिकेंट नहीं है, बट ये जीरो है क्योंकि ये मिड ऑफ द टू नॉन जीरो नंबर्स हैं, तो हमें इन दोनों को मिला के भी जवाब देना आ गया। राइट साइड पे जीरो विद डेसिमल हो सकता है, एज इंटीजर हो सकता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, इसलिए जाग जाना है, जागते रहना है। डेसिमल का मतलब है 1.00, डेसिमल का मतलब है, मुझे बताओ मीटर रॉड वर्नियर कैलिपर इनका मतलब 1.0 1.00 और 1.000 नहीं है। मैंने अभी क्या बताया, मीटर रॉड में आप डेसिमल के बाद एक डिजिट तक एक्यूरेटली बता सकते हैं, वर्नियर में और स्क्रू में तो इंपॉर्टेंस तो हुई ना इनकी। तो आसान तरीके से याद रख लो कि राइट साइड पे डेसिमल के बाद आने वाले जो जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, बशर्ते कि किसके बाद आए, डेसिमल के बाद आए। लेकिन इंटीजर्स में जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 8000, तो कहता है सादा से 8000 में 4 सिग्निफिकेंट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। एक मैं वो मिसाल समझा रहा हूं जो किताब में दी हुई है, फिर इसके बाद में एक और मजे की मिसाल समझाऊंगा जो किताब में नहीं, लेकिन इससे आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि बगैर डेसिमल के जो जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है। एक रूल होता है, तो जो पूरी मेरी तरफ, एक रूल होता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बदलने से, क्या बदलने से, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलने चाहिए। मिसाल के तौर 1 मीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एक। अब जागते रहना और मुझे बताना क्या मैंने ठीक लिखा है। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, मैंने सिस्टम ऑफ यूनिट्स को चेंज किया, मीटर को क्या बना दिया
तो मैंने भी क्या बताया कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स का चेंज हो जाना तो हो गया आपके सामने, बट रूल क्या बताया मैंने, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के चेंज होने से सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पहले कितने सिग्निफिकेंट थे तो बाद में भी कितने होंगे, तो इन दो जीरोस के आने से कोई फायदा हुआ? पहले भी सिग्निफिकेंट 1 ही था, ये सिस्टम ऑफ यूनिट बदल गया है तो भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स 1 ही। तो ये डेसिमल की बात तो नहीं ना आ रहे, लिहाजा डेसिमल के बाद बगैर आने वाले जो जीरोस हैं हम उन्हें सिग्निफिकेंट शुमार, तो बगैर डेसिमल के सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन बगैर डेसिमल के साथ सिग्निफिकेंट होंगे और बगैर डेसिमल के सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब मिसाल लेते हैं 0.220100, सारे रूल इकट्ठे हो गए यहाँ। पहला हिस्सा ये लेफ्ट पे है, इस कैटेगरी में चला गया, नहीं है। ये मिड में है तो ये तो कंसीडर होगा। ये जो दोनों है राइट पे भी हैं, डेसिमल के बाद भी हैं, और उनकी सुपरविजन करने वाला एक कौन सा नंबर है, तो फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। ये वाली मिसाल मैं पूरी कर दूं, देखो आपके पास एक 8000 किलो का वजन है, लेकिन आपकी किस्मत माड़ी कि आपके पास इस वजन को नापने के लिए सिर्फ किलो किलो के पत्थर है। कितने किलो किलो के पत्थर हैं? तो आप उस 8000 के वजन को नापने के लिए जब उसे तराजू पे रखोगे तो दूसरी तरफ कितने पत्थर रखोगे किलो वाले? 8 के 8000। यानी आपके पास अगर मैयर करने के लिए सबसे छोटा पत्थर कितना है, तो फिर 8.000 इंटू 10⁻³ kg ये वजन है, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे? 4। कितने आएंगे? क्योंकि सबसे छोटा पत्थर ही किलो वाला है आपके पास। बैठे रहो तो मैयर करते रहो, पहला पत्थर, दूसरा पत्थर, 5000वां पत्थर, 7000वां पत्थर, 8000वां पत्थर। 8000 पत्थर नहीं रखने पड़ेंगे, तो फिर चारों के चारों हिस्से क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट। लेकिन फर्ज करो आपके पास सबसे छोटा पत्थर 10 किलो का है, तो कितने पत्थर रखने पड़ेंगे? 800। कितने पत्थर रखने पड़ेंगे? 800 में कितने डिजिट्स होते हैं? 3। कितने डिजिट्स होते हैं? अब आपके पास अगर छोटा तरीन पत्थर 10 किलो का है तो आपकी रीडिंग है 8.00 इंटू 10⁻³, क्योंकि सबसे छोटा पत्थर कितना था? 10 किलो का। टोटल कितने पत्थर रखने पड़ेंगे? 800 पत्थर। यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? अगर आपके पास सबसे छोटा पत्थर 100 किलो का है, 80 ना, तो आपके पास रीडिंग क्या पड़ी जाएगी? 8 पॉइंट, क्योंकि 80 में कितने डिजिट्स होते हैं? 2। तो इस झंझट से बचने के लिए मैंने आपको यह मिसाल समझाई थी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बदलने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आप इस मिसाल को याद रख के अपने आप को तसल्ली दे लें कि डेसिमल के बगैर यानी इंटीजर्स में आने वाला जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट शुमार नहीं होता। तो हमारे पास ये मेन टॉपिक है। अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स में कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, लेकिन उसको हम नेक्स्ट लेक्चर पर ले जाएंगे। आज के दिन में हम कवर अप करते हैं कि हमने अनसर्टेनिटी को कैसे अंडरस्टैंड करना है। 2 मेन टाइप्स, एब्सोल्यूट और परसेंटेज। सिग्निफिकेंट फिगर में 1 से 9 तक सारे सिग्निफिकेंट, 0 लेफ्ट पे हो तो नॉन, मिड में हो तो सिग्निफिकेंट, डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट है, इंटीजर में सिग्निफिकेंट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के चेंज होने से सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई फर्क। ऑल क्लियर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, हमने पढ़ लिया अनसर्टेनिटीज को। अनसर्टेनिटीज का मेन रूल क्या है कि जिस भी कैलकुलेशन में भाई इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व हो जाएगा ना, उसमें क्या चीज लाजमी आएगी? अनसर्टेनिटी लाजमी आएगी। कितनी तरह की? 2 तरह की। एक को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट, जो किसके बराबर होती है? लीस्ट काउंट। एक को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल और परसेंटेज, जो कि एक रेशो होती है लीस्ट काउंट की और मेजरमेंट। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ लिए, 1 से लेकर 9 तक सारे सिग्निफिकेंट। 0 लेफ्ट पे हो तो सिग्निफिकेंट नहीं है, 0 मिड में आए तो सिग्निफिकेंट है, 0 राइट पे इंटीजर बन के आए तो सिग्निफिकेंट शुमार नहीं हो सकता, डेसिमल में आए तो सिग्निफिकेंट शुमार हो जाता है। अब इसी सिग्निफिकेंट फिगर के टॉपिक का अगला थोड़ा सा हिस्सा ये है कि अक्सर औकात हम फिजिक्स में कोई कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, तो उसका आंसर बड़ा लेंथी आता है कैलकुलेटर पे। अब इतना लंबा आंसर बार बार नहीं लिखना होता, हमने इस आंसर को रिड्यूस करना होता है। इस रिड्यूसिंग को बोलते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा। क्या बोलते हैं? जैसे मैंने यहां पे मिसाल के तौर पे एक लंबी सी वैल्यू लिख दी,
अब पहली बात, इसको रिड्यूस करना कैसे है, और दूसरी बात रिड्यूस किस रूल पे करना है। ऐसा नहीं है कि रिड्यूस करते 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 एंड पे आखिरी एक ही डिजिट छोड़ना है आपने। रूल है कि आपने आखिर में डिजिट छोड़ने कितने, लेकिन पहले राउंडिंग में रिड्यूस करना कैसे। आपने बच्चों अपना रेफरेंस बना लेना है 5 को। अब 5 से 4 नंबर छोटे होते हैं और आगे 4 ही नंबर बड़े होते हैं। जो 4 नंबर छोटे हैं ना, उनको किसी वैल्यू में अगर आपने खत्म करना है तो बगैर किसी तब्दीली के उन्हें उड़ा दें, कोई वैल्यू नहीं, जस्ट गेट रिड ऑफ देम। लेकिन जो नंबर 5 से बड़े हैं, अगर आपने उनको खत्म किया तो आपने अगले नंबर को एक डिजिट का तोहफा दे देना कि भाई एक बड़ा नंबर हमने तुमसे छीन लिया, तो ये लो तुम 1 रुपया लेके खुश हो जाओ। ठीक है, जैसे 6 को मैंने खत्म करना है, तो 6 को उड़ाने के लिए मुझे इस 2 को क्या करना पड़ेगा। आई एम होपफुल समझ आ गई आपको, इतनी आसान सी बात है, मुश्किल नहीं है। लेकिन 3 को उड़ाना है तो कुछ भी नहीं, 3 को उड़ाना तो कुछ नहीं, नथिंग। इस 3 को उड़ाया फिर कुछ भी नहीं। लेकिन अब खुद 5 आ गया है, मैंने तो भी बताया 5 से बड़ा हो या 5 से छोटा हो। अब खुद 5 आ गया तो क्या करना है, खुद 5 आ जाए तो आपने इससे अगले डिजिट में एक खूबी देखनी है कि वो डिजिट इवन है या ऑड है। इवन है या ये कौन सा है, ऑड है। ऑड नंबर की डिवीजन इतनी आसान नहीं होती, लेकिन इवन की आसान होती है। तो अगर 5 से आगे ऑड नंबर हो तो 5 को उड़ाते हुए आपने इसको 1 रुपया दे देना है। लेकिन अगर ये नंबर ऐसे लिखा हो 6 5, तो अब 5 के बाद क्या है 6, यानी इवन नंबर है, तो अब आपने इवन को कुछ नहीं कहना, 5 को उड़ा देना। यानी 5 पे आगे 2 फैसले करने, ऑड है तो क्या बना देना है इवन, इवन है तो बस छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। अब 6 से ये क्या हो जाएगा 10। अब 10 को हम यहां पे एज अ 10 नहीं लिखेंगे, हम इसको जब 10 बनाएंगे तो 9 की जगह लिखेंगे 0 और 1 हासिल करके 6 में क्या कर देंगे ऐड। जैसे आप सिंपल जमा तो फ्रीक में भी तो ये करते हैं ना, एक कैरी किया और अगले नंबर में ऐड कर दिया। तो राउंडिंग समझ आ गई यहां तक। अब राउंडिंग के रूल्स क्या है, आपके पास 2 रूल्स आपने सीखने हैं बच्चों, ध्यान से गौर से सुनने हैं। बाज़ औक़ात कैलकुलेशन में मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन होती, वहां राउंडिंग कैसे करनी। बाज़ औक़ात कैलकुलेशन में प्लस और माइनस होता है, वहां पे राउंड ऑफ कैसे करना है। जहां मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो वहां पे कहता है कि आपका आंसर लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग की तरह हो। कोई पल्ले नहीं पड़ी बात, व्हाट इज मीनिंग बाय लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग। इसको हम कहते हैं सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स जिस वैल्यू में होंगे ना, हमारा आंसर उतने हिस्सों पे मुश्तमिल होना चाहिए। पहले क्वेश्चन को गौर से समझ लो, क्वेश्चन क्या है। एक रकम दूसरी रकम से मल्टीप्लाई और तीसरी रकम से डिवाइड हो रही, और इसका एक जवाब आ गया। ये इतना लंबा जवाब है, जवाब को राउंड ऑफ करना है, मगर कितना करना है ये रूल लिखा हुआ। कितना करना है, उस वैल्यू तक इसको राउंड ऑफ करना है जिसमें कम से कम क्या हो सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखो मुझे बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 4, गुड शाबाश। इसमें कितने, इसमें कितने, तो हमारी आंसर में कितने कम से कम डिजिट रह जाएं 3। इतनी सी बात की बस समझने वाली। लेकिन वो रकम हो क्या रही हो, या मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो मल्टीप्लाई डिवाइड में किसको देखते हैं, लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग को। किसको देखते हैं, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने पहचान की, हमें पता लगा इसमें 3 है, तो मैंने इस आंसर को श्रिंक करके 3 हिस्सों तक लेकर आना है। कैसे लाना है, 2 5 से छोटा है उड़ गया, 8 5 से बड़ा है उड़ाओगे तो अगली रकम 10 होगी, 10 में 0 इधर कर दो, इसको 9 कर दो। ठीक हो गया, 0 गया 9 गया तो ये 7 बन जाएगा, 7 गया तो ये 8 गया तो ये, आगे बढ़ू, नहीं बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर आ गया। ये हमारा राइट आंसर। राउंडिंग ऑफ तो करना है, मतलब खिलारे नो पूरा दिन ना चुक देना, कितना समेटना है। तो साइंटिफिक रूल क्या है, सवाल में जितने कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जवाब में भी उतने ही होने चाहिए। इस तरह का सवाल आपकी एक्सरसाइज में आएगा। लेंथ दी होगी, एरिया दिया, विड्थ दी होगी, एरिया मालूम करना है। अब एरिया फाइंड करने के लिए लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या खाते हैं, जरब। जरब के लिए रूल क्या है, लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग। यानी आपका जवाब चाहे लेंथी भी हो जाए, पर आपने उस जवाब को छोटा करना है कितने नंबर तक, कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अच्छा, अब अगर आप प्लस माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड से हम निकल गए, अब हम क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस। वो कहते हैं लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। आपका जवाब मैंने यहां पे क्या लिखा है, आंसर। आंसर कैसा होना चाहिए, आंसर में होनी चाहिए लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। आसान उर्दू पे आते हैं, 72.1 जमा 3.42 जमा 0.003, एक जवाब आ गया। लेकिन जवाब में इशारी के बाद 3 हिस्से हैं,
जबकि हमारे सवाल में देखें इशारिये के बाद सबसे कम डिजिट्स कितने हैं? एक है और एक ही है, एक है और तो हमारे जवाब में भी इशारिये के बाद कितने हिस्से होने चाहिए? एक। कैसे आएगा भाई? 3 5 से छोटा है ना, उड़ गया। 2 5 से छोटा है, ये जवाब आ गया। कैसा जवाब आया? लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। हाँ भी जवानों, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन अलग चीज है, प्लस माइनस अलग चीज है, दोनों अलग अलग समझ आ गई। मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो रूल क्या है? लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग। साइंटिफिक लैंग्वेज है, आनी चाहिए बंदे को, ठीक है। अगर जब नए नए फर्स्ट ईयर में आए बट फिर भी नई बातें नई चीजें सीखनी है ना। और आंसर प्लस माइनस में कैसा होना चाहिए? यहां तक हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक जो है वो खत्म होता है और इसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक शुरू होता है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। किताबी तौर पे पढ़ने में सीखने में इंतहाई बोरिंग टॉपिक है, लेकिन हमने इसे बोरिंग रहने नहीं देना। हमने इसे ऐसे सीखना है कि हमें हमारी जिंदगी के हर लम्हे हर मौके पे पता चले कि हम प्रीसाइज हैं या फिर हम एक्यूरेट हैं। 2 डेफिनेशंस को लेके चलेंगे, उसके बाद एक थोड़ी सी गेम खेलेंगे और फिर हम वापस मैथमेटिक्स पे आ जाएंगे। प्रिसीजन और एक्यूरेसी, इन दोनों चीजों का ताल्लुक आपके तजर्बे से है, एक्सपेरिमेंट से। किससे है? एक्सपेरिमेंट से। प्रिसीजन है हाउ क्लोज आर टू मेजरमेंट्स, एक्यूरेसी है हाउ क्लोज अ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू। आप में से यहाँ पे फास्ट बॉलर है, तेज बॉल करा सकता हो, वो क्रिकेटर हो यहाँ पे कोई बॉलिंग? अच्छा, अब ये एक बॉलर है। अब बॉलर का दिल क्या करता है कि मेरी स्पीड ऐसी हो और मेरी परफेक्शन ऐसी हो कि दरमियान वाली किल्ली उखड़े, ऐसे ही है ना। तो बॉलर अपने माइंड में एक गोल लेकर आता है कि मैंने गेंद करानी है और वो दरमियानी विकेट उखाड़नी है मैंने। अब जो दरमियानी विकेट है वो हमारा असल टारगेट है, वो हमारा असल। क्या 6 की 6 बॉलें आप दरमियानी विकेट पे डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। तो टारगेट अचीव करने के लिए जब आप तजर्बा रिपीट करते हो तो जरूरी नहीं है कि आप वो टारगेट अटेन भी करो। अब नया नया बॉलर है, दिल में जोश बड़ा है कि मैंने दरमियानी के लिए उखाड़नी, अगले दी बां सीधी नहीं हैगी, पहली बॉल फेंकता है, पहली बॉल ही वाइड से बाहर जा रही। टारगेट दिल में क्या लेके गया? दरमियानी के लिए उखाड़नी है मैंने, बॉल किधर गई? वाइड। अगली गेंद कराई, फिर दिल में टारगेट क्या है? दरमियानी के लिए उखाड़नी, बॉल फिर गई वाइड। अब 2 दफा आपने टारगेट दिमाग में क्या रखा? मैंने किल्ली उखाड़नी। वो टारगेट था आपकी, बट आप किल्ली तो नहीं उखाड़ पाए, विकेट तो नहीं उखाड़ पाए, लेकिन आपने 2 दफा वाइड बॉल की। हाउ क्लोज आर, क्या आपकी 2 गेंदें आपस में कैसी हैं? मिलती जुलती हैं कि नहीं है? वो असल टकराई है कि नहीं टकराई, किल्ली से टकराई है कि नहीं, लेकिन वो जो दोनों आपने कराई है ना वो एक जैसी हैं या? और अगर आपने किसी एक बॉल पे विकेट वाकई उखाड़ दी तो फिर आप प्रीसाइज के साथ साथ क्या हो जाओगे? एक्यूरेट। तो असल हदफ हासिल करना एक्यूरेसी है, और किसी गलत हदफ को भी बार बार हासिल कर लेना क्या है? प्रिसीजन है। और हम लोगों की जिंदगी में बच्चों यही चीज नहीं चल रही। आप कोई तीर अंदाजी वाला मुकाबला शुरू करते हो तो पहले दिन तो नहीं सारे तीर सेंटर में जाके लगेंगे, पहले तो प्रैक्टिस का एक लंबा ड्यूरेशन है, वो 40 दिन तो प्रैक्टिस ही करते रहो बस। पहले आपका एम सीधा होना, फिर आपको ये सीखना कि हाथ को किस तरह पीछे लेकर जाना है, किस हाइट तक रखना है, आंखों का एंगल कहां रखना है। प्रैक्टिस करते 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 आप इस काबिल हो गए कि आप सेंटर के करीब करीब हिट कर सको। लेकिन आपने दुनिया में ओलंपिक्स में ये वाले मुकाबले तो देखे ही होंगे, बड़े बड़े तीरबाजों के भी निशान इंच इंच से खता हो जाते हैं। तो जहां ओलंपियंस के खता हो सकते हैं तो हमारे नहीं हो सकते। अब उसको एक गेम में कन्वर्ट करते हैं। आप नए स्टूडेंट आए, एक रजिस्टर में से ना 2-3 पेज निकालें और उसकी एक बॉल बना दें। आप भी जल्दी, शाबाश, तेज तेज काम करना। रजिस्टर में से एक बॉल निकालनी हाँ, बॉल पेज निकालो, उसकी गेंद बना दो। यार ये तो अच्छा हो गया, गेंद ही आ गई, बॉल ही ले आओ। बॉल से बोर्ड पे आवाज बड़ी आनी है। अच्छा चलो, वो कागज कागज की गेंद लेकर आओ, कागज की। हाँ ये भी ठीक है। इधर आओ, इधर खड़े हो, बस इधर थोड़ा सा पीछे। हाँ, अब ये आपका असल टारगेट है, ठीक है। इसको हिट करना है, पहली शॉट मारो, ये है पहली शॉट। दोबारा एक ट्राई और लो। हाँ ये कुछ बेहतर है, एक ट्राई और लो। हाँ गुड, शाबाश। चले बैठ जाए। अब देखो, ये हमारी लाइफ का हर एक्सपीरियंस है कि हम जिंदगी में कुछ भी ट्राई करने लगते हैं तो हर ट्राई में हमारा असल टारगेट कुछ होता है। जैसे यहाँ पे कॉलेज में आपका असल हदफ क्या है? पढ़ना। पर ये पहले दिन ही था बस,
उसके बाद टारगेट या इधर जा रहा है या इधर जा रहा है या उधर जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आधे सेशन के बाद टारगेट कॉलेज से बाहर ही होगा ज्यादातर, और बाद में तो कॉलेज में भी नहीं एंटर होगा टारगेट। तो नाम नाम हमाद। अब हमाद ने पहली ट्राई ली, वो गोल तो ही बाहर है, लेकिन उसके बाद कुछ परफेक्शन आई और एक्यूरेसी के बहुत करीब करीब जाके हिट हुआ, एक्यूरेसी को भी हिट नहीं हुआ। तो हमाद की रीडिंग में ये वाला आंसर तो पाया जाता है कि हाउ क्लोज आर, लेकिन हाउ क्लोज अ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू, इसका भी शुमार नहीं हुआ। हाँ, हमाद में और ट्राइयां लेते और हमाद इसको भी टच कर देता तो फिर दोनों बातें पूरी हो जानी थी कि मेजरमेंट्स आपस में क्लोज भी होनी थी और मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के करीब भी होनी थी। यहां से मेरा ख्याल है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रिसीजन में और एक्यूरेसी में फर्क क्या होता है। एक्सपेरिमेंट में हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जी की वैल्यू यानी 9.8 ये हमारा टारगेट है। इसे हासिल कर लिया तो हम क्या होंगे, लेकिन हम जब तजुर्बा करते हैं जवाब आ रहा होता है 9.71, 9.72, 9.76 या 67, तो हासिल क्या करना था, जवाब कोई और ही जा रहा है। तो प्रिसीजन इज हाउ क्लोज आर टू मेजरमेंट्स, एक्यूरेसी इज हाउ क्लोज आर मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू। इसी कहानी पे देखो हमारे निशाने कुछ इस तरह लगे हुए हैं, तो ना रीडिंग्स क्लोज हैं ना असल रीडिंग के पास पास हैं, तो ना हम प्रीसाइज हैं ना हम यहां पर एक जगह पे कई दफा हिट कर चुके हैं, लेकिन असल हदफ को भी हिट नहीं किया हमने, तो हम प्रीसाइज हैं मगर एक्यूरेट नहीं है। हमने हिट करते करते दरमियान में एक दफा असल हदफ भी हासिल कर लिया पर उसको बार बार हासिल नहीं किया, तो हम एक्यूरेट तो हो गए बट हम प्रीसाइज। तो दुनिया का परफेक्ट तरीन इंसान वही होगा जिसके चारों निशाने भी यहां लगे और चार के चार भी यहां लगे, वो प्रिसाइज भी होगा, वो एक्यूरेट भी होगा। फलसफा समझ आ गया प्रिसीजन एक्यूरेसी का। अब प्रिसीजन का ताल्लुक आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से है, एक्यूरेसी का ताल्लुक आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। इन बातों पे मैं ज्यादा सर नहीं खपाऊंगा आपका, क्योंकि कल लास्ट लेक्चर में भी हमने यही पढ़ा कि प्रिसीजन और जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है वो लीस्ट काउंट, और परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, इसको इस पे डिवाइड करना है और फिर 100% से, यानी मैंने इधर क्या लिखी हुई है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ये, और यहां पर क्या दिखाया हुआ है परसेंटेज। कहते हैं रीडिंग मोर प्रिसाइज होगी अगर उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होगी, स्मॉल। यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थले नु जाए तो प्रिसीजन कितने जाएगी, ऊपर को जाएगी। जितनी स्मॉल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी, नहीं जितना छोटा लीस्ट काउंट होगा आपकी रकम उतनी ज्यादा क्या होगी, प्रीसाइज होगी। परसेंटेज को रखना है एक्यूरेसी के साथ, आपकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी, मोर एक्यूरेसी, अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी। रट्टे का तरीका क्या है, एब्सोल्यूट भी क्या होनी चाहिए, परसेंटेज भी क्या होनी चाहिए, यानी दोनों में स्मॉल ही आना। पहला लफ्ज क्या है, मोर प्रीसाइज इफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज, मोर एक्यूरेसी इफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज स्मॉल। तो मोर प्रिसीजन कब होगी बच्चों, जब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी स्मॉल होगी। मोर एक्यूरेसी कब होगी, जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी स्मॉल हो। ठीक है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और ये तरीका किसका है, परसेंटेज। ये नीचे मैंने फलसफा भी समझा दिया और अब आखिर में मैक्सिमम 5 मिनट की बातें रहेगी। देखो जैसे सिग्निफिकेंट फिगर में रूल थे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के, प्लस और माइनस के, इसी तरह प्रिसीजन एक्यूरेसी में भी रूल है, प्लस माइनस के अलग है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के अलग है, और ऐसी रकमें जिनमें पावर आ जाए उनके रूल अलग हैं। टोटल कितने रूल सिखाने जा रहा हूं, 3। किस किस के, प्लस माइनस के, दूसरा मल्टीप्लाई डिवाइड, तीसरा पावर, मल्टीप्लाई प्लस माइनस का रूल। एक रकम दूसरी रकम में से माइनस करनी, लेकिन साथ अनसर्टेनिटी भी लिखी हुई है, तो रूल कहता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को नहीं माइनस करना, रकमों को अगरचे क्या करना है, माइनस करना है, पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को माइनस, उन्हें क्या करना है। यानी ये x1 ये x2 ये मेजरमेंट्स है, याद रखना ये मेजरमेंट्स नहीं है, ये तो क्या है, लीस्ट काउंट को क्या बोलते हैं, रूल क्या लिखा हुआ, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर। तो इनको आपस में माइनस करके 10.2 जवाब आ गया, मिसाल के तौर 25.6 में से 15.4 निकालेंगे, 10, यहाँ पे प्लस माइनस लिखना है, प्लस माइनस के बाद क्या लिखूं, 0, इसमें से इसको माइनस कर दूं, क्या करूं, ऐड कर दूं, तो 0.2 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। रूल क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर, बात क्लियर। फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड पहले रूल पे फोकस करना है, वो कहता है ऐड तो करना है लेकिन अब की बार एब्सोल्यूट को नहीं, परसेंटेज को। फिर दिमाग में रिकॉल कर लो परसेंटेज कैसे निकालते थे भला,
अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट इनटू, यानी ये अमल कर दिया तो कौन सी अनसर्टेनिटी निकलेगी? परसेंटेज। जागते रहना, ध्यान इधर। ओहम्स लॉ पढ़ा होगा मैट्रिक में, V इज इक्वल टू आई आर, पढ़ा ना? ये V, ये I, कहता है R निकालो, निकाल लेते हैं। ये V है, ये I है, R इज इक्वल टू, तो R इज इक्वल टू V ओवर I में बस ये पुट करना है, जवाब आ जाएगा। जवाब आया हुआ है 5.0। लेकिन इसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने अपने जवाब में अनसर्टेनिटीज को डील करने के लिए क्या करना है, किसको ऐड करना है? वोल्टेज में परसेंटेज मैंने 3% लिखी, मुझे आपने बताना है मैंने कैसे निकाली। ऐसे, ये तरीका लिखा नहीं हुआ, 0.1 डिवाइडेड बाय इनटू 100%, तो जवाब आया। इसी तरह करंट में जवाब आया। रूल क्या है? परसेंटेज को क्या कर दो, 7 जमा 3, तो हमारी रेजिस्टेंस 5.0 ओम है विद कितने परसेंट अनसर्टेनिटी? 10। लेकिन बच्चों आखिरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जिस शक्ल में सवाल है उसी शक्ल में जवाब देना। सवाल में है ना प्लस माइनस 0.1, तो रेजिस्टेंस के साथ 5.0 में प्लस माइनस के बाद में क्या लिखूं? 10 लिखूं? यहां पे एक बहुत बड़ी गलती है जिसे बचाना है, 10 नहीं लिखना। आपने रफ अमल में जाना है, वहां पे इस 5 का 10% मालूम कर लेना। इस 5 का जितने फीसद निकला होगा 10%, 5 का 10% कितना होता है? 0, तो 5.0 प्लस माइनस 0.5, 7 जवाब क्या आ जाएगा? तो 3 हिस्से। पहला हिस्सा रूल, किसको ऐड करना है? परसेंटेज। लेकिन कब ऐड करना है? जब रकम या मल्टीप्लाई या डिवाइड हो। और आखिरी बात, अगर किसी रकम में पावर आ जाती, बहुत आसान सी बात, एरिया का फॉर्मूला आता है ना सबको, तो आर के ऊपर क्या आ रही है? पावर। आर के ऊपर क्या आ रही है? कितनी है पावर? 2। रूल है पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से क्या करना है? मल्टीप्लाई। अच्छा, पहले ये लिखा हुआ रेडियस, पूरा रेडियस की शक्ल देख लो, उसी तरह लिखी हुई है प्लस माइनस। फिर कहता है क्या फाइंड करो? एरिया। फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। ये रहा पाई, ये रहा आर, ये रहा उसका, ये एरिया फाइंड हो गया। लेकिन मैंने एरिया में ये कैसे लिखा है? 2 इंटू 0.8। देखो फिर वही बात कि मैं इसमें जब परसेंटेज निकालूंगा कैसे निकालूंगा? लीस्ट काउंट, मेजरमेंट। जवाब कितना आ गया? 0.8। आपसे मेरा सवाल है, मैंने यहाँ 0.8 के साथ 2 क्यों लिखा है? वेरी गुड। पावर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। पावर कितनी थी? तो 2 को परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया, जवाब कितना आ गया? तो ये जवाब ऐसे नहीं लिखा जैसे ये भी लिखा हुआ, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, ये फाइनल आंसर तो नहीं है। जिस शक्ल में सवाल होगा, तो अब क्या करूं मैं? इस नंबर को 1.6% से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई, यानी 4.91 कर लो इसको, तकरीबन 1.6 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करोगे ये जवाब आए। और उसको कैसे लिखना है? प्लस और माइनस के साथ। इज दैट ऑल क्लियर? तो सिग्निफिकेंट फिगर के भी रूल्स हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के और प्लस माइनस। हाउ क्लोज आर टू मेजरमेंट्स, तो इसे क्या बोलते हैं? हाउ क्लोज अ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू से क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। असेसमेंट में प्लस माइनस का रूल क्या है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में परसेंटेज आर। जब कहीं भूल जाओ परसेंटेज कैसे फाइंड करनी थी, यहां पे वापस आ जाओ, ऐसे फाइंड करनी थी। इसलिए मैंने एक ही दफा लिख दिया कि बार बार उस पर हमारा दिमाग जाया ना हो। तो यहां पर हमारा थ्योरेटिकली चैप्टर तमाम हो गया। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज पे फोकस करें। ओके बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 1 के कवर करने हैं सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इसके टोटल मेरे ख्याल में 7 न्यूमेरिकल्स लिखे हुए बुक में, देखें 7 ही है। न्यूमेरिकल नंबर 1.1 से लेकर न्यूमेरिकल नंबर 1.7 तक बिल्कुल भी मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है। सिर्फ एक न्यूमेरिकल इसमें दरमियान में ऐसा है जो थोड़ा सा लेंथी या थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी सारे बच्चों वाले न्यूमेरिकल्स हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल, इसमें एक ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन भी है। ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन में स्टेटमेंट देखें, वो कहता है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इस लाइन को अंडरलाइन करने सब बच्चे, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर को उर्दू में नूरी साल बोलते हैं। लाइट ईयर मतलब, देखो आप अगर चलना शुरू कर दो तो सफर तय होगा कि नहीं होगा, तो उसको हम कहेंगे ह्यूमन ईयर। कि इंसान 1 साल तक चलता रहे लगातार, तो वो कितना फासला तय कर लेगा, उसे ह्यूमन ईयर कहा जाएगा। और आपकी जगह पे रोशनी आ जाए, तो लाइट अब 1 साल तक ट्रेवल करती रहे, तो वो कितना फासला तय करेगी, उसको बोलते हैं लाइट ईयर। अब लाइट की स्पीड, आई एम होपफुल कि आप सबको पता होगी, 3 × 10⁸ कितनी देर तक उसने सफर करना है?
एक साल, तो एक साल लिखा टाइम में, लेकिन एक साल को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमने SI सिस्टम में आंसर देना है। तो एक साल में दिन 365 घंटे, हर दिन में 24, हर मिनट में, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60। जब आप इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे एक जवाब आएगा 3.1536 10 रेज़ टू पावर 7 सेकंड्स। इस कैलकुलेशन को आपने याद रख लेना। क्यों याद रख लेना? क्योंकि आपके दूसरे न्यूमेरिकल का पहला पार्ट ये वाला हिस्सा है, वो कहता है हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर। तो आपने यही जवाब यहां पे पुट कर देना है दोबारा। टाइम कितना? 1 ईयर। ये सारी कैलकुलेशन करके ये आपके पास टाइम आ जाएगा। तो यहां पे मैं डायरेक्ट जवाब लिख रहा हूं 1 ईयर इज इक्वल टू 3.1536 10 रेज़ टू पावर 7 सेकंड्स। वापस आते हैं पहले न्यूमेरिकल। लाइट की स्पीड, टाइम। अब ये फॉर्मूला आप सब बच्चों ने पढ़ा तो वो एस इज इक्वल टू वी टी वाला, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से एस इज इक्वल टू वी टी। तो वी की जगह सी आ जाएगा। अब सी है स्पीड, टी जो आपने टाइम कैलकुलेट किया। इन दोनों नंबर्स को आपस में अगर हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर का यहां पे इस्तेमाल होगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं 9.5 10 रेज़ टू पावर 15 मीटर्स। और अगर किलोमीटर्स में लिखना हो तो 9.5 10 रेज़ टू पावर, यहां किलोमीटर तो मैं लिख दूंगा लेकिन पावर 15 की बजाय 12 क्यों रह जाएगी? 15 में से 10 की ताकत 3 साइड पे कर दिया हमने, वो 10 की ताकत 3 क्या बन गया? किलोमीटर। 10 की ताकत 12 को आम जबान में ट्रिलियन भी बोलते हैं। ट्रिलियन और आम जबान में खरब को बोलते हैं। खरब, खरबों रुपए का बजट, खरबों रुपए की दौलत, खरब यानी ट्रिलियन। 10 की ताकत 12, 12 से 9 पे आ जाए तो उसको अरब बोलते हैं, बिलियंस। ठीक है, तो 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर का फासला रोशनी तय करती है कितने अरसे में? एक साल में। यहां पे एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, देखो जमीन पर जो फासले नापे जाते हैं वो सादा किलोमीटर में, सादा किलोमीटर में। यहां से लाहौर 200 किलोमीटर है, यहां से लाहौर 200 किलोमीटर है, लेकिन यहां से सूरज कितनी दूर है? सूरज यहां से 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन आप लोगों ने जनरल नॉलेज में एक और बात भी तो पढ़ी हुई है कि सूरज से जमीन तक रोशनी को आने में कितना वक्त लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। तो हम कहेंगे सूरज से जमीन का फासला 8 लाइट मिनट्स है। समझ आई मेरी बात की? सूरज से जमीन का फासला 8 लाइट मिनट्स है, यानी वो फासला जो रोशनी 8 मिनट में तय करे वो फासला है जमीन और किसके दरमियान? सूरज के दरमियान। तो अभी तो उसने 8 मिनट सफर किया, वो सूरज से जमीन तक पहुंच गई। और आपको पता है रोशनी अगर सूरज से 5 घंटे तक सफर करती रहे तो तब जाके वो आखिरी प्लेनेट प्लूटो तक पहुंचेगी। यानी रोशनी अगर चलना शुरू हो तो 5 घंटे लगते हैं उसे प्लूटो तक पहुंचने में। इतना बड़ा हमारा सोलर सिस्टम है। बहरहाल ये न्यूमेरिकल हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन, खला में जो मेजरमेंट्स की जाती है ना फासले की, वो लाइट ईयर के यूनिट में की जाती है। तो एमसीक्यू याद क्या याद किया? लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। 1.2 का पहला पार्ट हो गया। वो कहता है एक साल में कितने सेकंड होते हैं। लेकिन इसकी दूसरी स्टेटमेंट बड़ी अजीबोगरीब है। वो कहता है कि एक सेकंड में कितने साल होते हैं? एक सेकंड में कितने साल होते हैं? एक साल में कितने सेकंड होते हैं? भाई वो तो बड़ा आसान है, लेकिन एक सेकंड में कितने साल होते हैं ये उससे भी ज्यादा आसान है। यही रकम आपने दोबारा लिख देनी। क्या करना? आपने लिखना है 1 ईयर 3.1536 10 रेज़ टू द पावर 7। यहां पे क्या लिखा? अच्छा, सेकंड को यहां पे छोड़ देना, इस सारी वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाकर क्या कर देना है? डिवाइड। तो यहां पे अकेला सेकंड बच गया। अब उस तरफ जब आप 1.3.1536 10 रेज़ टू पावर 7 को कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो साथ यूनिट क्या लिखा आएगा? तो एक सेकंड में इतने क्या होते हैं? साल होते हैं। बस सिंपल रेशियो बनानी है और कोई इतना जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है। तो 1 सेकंड इज इक्वल टू, अब इसका चाहे मुझे बुक से ही आंसर देके बता दे कितना दिया हुआ है, 3.1 -8 ईयर्स। एक्सपेक्टेड भी यही था कि आप पावर किस में आएगी? माइनस में, क्योंकि सेकंड बहुत छोटा सा अरसा है, इसमें कौन सा साल थमा सकता है। तो ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल हो गया। एक साल में कितने सेकंड होते हैं और एक सेकंड में कितने साल होते हैं। पहले दोनों न्यूमेरिकल समझ आ गए सब बच्चों को? तीसरे पे आते हैं। हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स में, आपको याद हो, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का रूल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए?
कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। उसी रूल पे न्यूमेरिकल है कि एक प्लेट की लंबाई है 18.3 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 14.60 सेंटीमीटर, एरिया फाइंड करना है। अब इस पे हम टाइम नहीं जाया करेंगे। एरिया लंबाई तरफ चौड़ाई होता है, लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दिया, जवाब भी मैंने लिख दिया। बस जवाब को सेट करके लिखना है किस रूल पे, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमारे सवाल में देखो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 3। इसमें कितने? हमारे जवाब में कितने होने चाहिए? 3। शाबाश। अब राउंड ऑफ करें, अगर 8 को उड़ाएंगे तो ये 2 होगा, लेकिन 2 को उड़ाने से कोई फर्क, तो ये दोनों उड़ गए, तो डेसिमल भी उड़ा दो। हमारा आंसर एग्जैक्ट 3 हिस्सों में आ गया। बुक पे वेरीफाई कर ले कि आंसर सिर्फ 3 हिस्सों में, और यही दिया हुआ है 267 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना नहीं भूलना। ये भी समझ आ गया? साथ साथ कंफर्म करते जाना मुझे। पहला क्लियर? कौन सा फॉर्मूला लगा? एस इज इक्वल टू बीटी। दूसरे में एक हिस्सा तो पहले से ही आ जाएगा, और अगले हिस्से के लिए आपने उल्टा आके रेशो फाइंड कर लेनी। तीसरे हिस्से में रूल लगा है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। चौथे में भी सिग्निफिकेंट फिगर का रूल ही लग रहा है। नंबर्स को जब ऐड करते हैं तो जवाब कैसे देते हैं? लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। दोबारा याद करवा रहा हूं, बहुत वक्त लगेगा अभी चीजें सीखने में। यहां पे क्या होता है? लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। प्लस माइनस में क्या होता है? लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब सवाल नंबर 4 में है क्या? 4 मासेस दिए हुए हैं, कहते हैं इनको जमा करें अप टू एप्रोप्रिएट डिसीजन। मैंने चारों को जमा करके लिख दिया, बट ये फाइनल आंसर नहीं है। हमने देखना है डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स कितने हैं। ये 1 डिजिट है। अब देखो 5 को राउंड ऑफ करना है, तो क्या मैं इसको 5 करूं? नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि इवन नंबर है, लिहाजा 5 उड़ गया। 4 5 से छोटा है, ये भी उड़ गया। 1 डिजिट तक बात पहुंच गई। यही हमारा राइट आंसर। बुक पे वेरीफाई भी कर ले। किलोग्राम्स में आंसर, ग्राम में है देखें तो किलोग्राम। चलो ये 7 यूनिट लिख देते हैं, किलोग्राम। तो 4 न्यूमेरिकल्स पक्के हो गए। पहला स्पीड ऑफ लाइट वाला, जिसमें मेन वर्ड है लाइट ईयर। किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का। लाइट ईयर किसका यूनिट है? दूसरे न्यूमेरिकल के अंदर पहला हिस्सा पहले न्यूमेरिकल से, दूसरे में लेफ्ट को राइट पे ले जाके आपने रेशियो फाइंड कर लेनी। तीसरे में मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का रूल। चौथे में प्लस और माइनस का रूल। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में सबसे कम डिजिट्स देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। प्लस माइनस में सबसे कम क्या देखते हैं? डेसिमल प्लेस। यहां तक सब ओके होने चाहिए हैं। आगे बढ़ते हैं। डायमेंशनली इसको करेक्ट साबित करना है। साबित करें कि ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पड़ी हुई है ना, ये डायमेंशनली एक ठीक इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन बुक में ऐसे लिखी हुई है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब पहले हिस्से में ना आप पता क्या कर बैठेंगे, आप इसकी डायमेंशन लिखेंगे माइनस इसकी डायमेंशन लिखेंगे, एंड पे आप लिख देंगे लेफ्ट साइड 0 हो गई। ये एक ब्लंडर बच सकता है, लेकिन इससे बचने का एक आसान तरीका है। ये माइनस वाली रकम दूसरी तरफ जाके क्या हो रहेगी? अब कुछ 0 नहीं होने के चांसेस, लेकिन अब आप आराम से इक्वेशन को साबित कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू, गौर से देखना है। मुझे बताओ वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस 1। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं एल टी माइनस 1, लेकिन इसके ऊपर तो स्केयर भी है, तो ये लेफ्ट साइड पे डायमेंशन क्या बन जाएगी? एल टू टी माइनस 2। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब आते हैं राइट हैंड साइड। वेलोसिटी की यही डायमेंशन, और ऊपर स्क्वायर भी है, तो ये बनेगा एल स्क्वायर टी माइनस 2। क्लियर? ये एक डायमेंशन हो, प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा। एक्सेलेरेशन की डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस 2। ये जिन्होंने डायमेंशन अच्छे से शुरू से पढ़ रहे हैं, एल टी माइनस 2, और साथ ही डिस्टेंस भी है। डिस्टेंस लेंथ होता है ना, तो वो लेंथ यहां पर स्केयर में ले। अब 2 एल स्केयर टी माइनस 2 प्लस 1 एल स्केयर टी माइनस 2, इजंट इट लाइक 3 एल स्केयर टी माइनस 2? समझ आई सबको बात? ये 2 टाइम्स ऑफ एल स्केयर टी माइनस 2, ये 1 टाइम है। दोनों एक जैसे हैं तो जमा हो जाएंगे, क्योंकि सेम डायमेंशन ऐड हो सकती हैं। अब आपको परेशानी नहीं लेनी इस 3 की, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस में हम नंबर कॉन्स्टेंट्स को डील नहीं करते, हम सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन देखते हैं। तो देखो लेफ्ट साइड पे ये बन रहा है L2,
टी माइनस टू, राइट साइड पे भी क्या बन रहा है L2 टी माइनस टू। तो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, क्या चेक पॉइंट था, मैंने कहा समझाया कि माइनस वाली रकम दूसरी तरफ ले जाके क्या कर लें, पॉजिटिव कर, ताकि आपको कुछ जीरो के शुबा ना हो कि एक में से दूसरा एक जैसा माइनस होगा तो जीरो कर देना, इससे बच जाएंगे हम। 1.6 के बाद 1.5 में एंड पे करवाता हूं, मैथमेटिकल है, थोड़ा लेंथी है, आसान वाले पहले कर लेते हैं। 1.7 पे आ गए। सिंपल पेंडुलम सबने पढ़ा हुआ ना, क्या फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ सिंपल पेंडुलम का, 2 पाई L ओवर जी। अब जो बच्चे नए हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिन्होंने ये डायमेंशंस पहले नहीं पढ़ी हमारे साथ, आपके लिए फुल ऑफ सरप्राइज है ये सवाल कि हम बिल्कुल रॉ से शुरू करेंगे और मैथमेटिक्स की बुनियाद पे हम ये फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। तजर्बा नहीं कर रहे हम, एक्सपेरिमेंट नहीं करके देख रहे, हालांकि ये आंसर एक्सपेरिमेंट से निकलता है। टाइम पीरियड में जिस जिस चीज पे डिपेंड कर सकता है, इमेजिन कर लो, वो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी में लिख लें। टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो सकता है, बॉब का मास हो सकता है, जब स्ट्रिंग को खींचते हैं तो एंगल थीटा बनता है ना, थीटा हो सकता है, और फिर जमीन की तरफ ग्रेविटी भी खींचती है। तो फर्ज कर लिया टाइम चार चीजों पर डिपेंड करता है, तो इन्हीं चारों चीजों के ऊपर आपने अगले स्टेप में चार पावर्स ले लेनी, ए बी सी और डी। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट एंड तक चलता रहेगा, इससे परेशान नहीं होना। स्टेप नंबर 1 प्रोपोर्शनैलिटी, तो जो पूरी रखनी है। स्टेप नंबर 1 क्या, स्टेप नंबर 2 पावर्स, तो दोनों पी बन गए, पहला प्रोपोर्शनैलिटी, दूसरा पावर। तीसरे स्टेप में आपने हर क्वांटिटी की डायमेंशन लिखने, एल लेंथ, मास, एल टी माइनस टू। थीटा पे मैंने एल पावर 0 क्यों लिखा है, बहुत आसान क्लैरिटी है। थीटा आप सब बच्चों ने मैट्रिक में पढ़ा है एल ओवर आर। अब देखो एल भी लेंथ है, आर भी, तो लेंथ से लेंथ तो कैंसिल हो जाएगी, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल होने का जवाब क्या आएगा, इस वन को मैं एल पावर 0 भी तो लिख ही सकता हूं, इसलिए मैंने क्या लिखा है एल पावर 0। यहां पर एल पावर 0 होने से आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, सी ने 0 से मल्टीप्लाई होना, पावर से मल्टीप्लाई होती है ना आपस में, सी किससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से आप एक चीज में रखो कि आपको सी की वैल्यू मिल गई है। फिर एक बात क्लियर कर दूं, पावर्स यहां पे मेंशन क्यों की, एंड तक ना जाके हमने असल में पावर्स की वैल्यूज निकालनी। देखो एक वैल्यू मिल नहीं गई, सी इज इक्वल टू 0 हो गया, नंबर 1 प्रोपोर्शनैलिटी, नंबर 2 नंबर 3 डायमेंशन, पीपीडी का एक सीक्वेंस बन रहा है, प्रोपोर्शनैलिटी, पावर, डायमेंशन। अब अगला ट्रिक पॉइंट देखो, राइट साइड पे मास भी है, राइट साइड पे लेंथ भी है, लेफ्ट साइड पे सिर्फ टाइम है, तो लेफ्ट साइड पे मास को भी लेकर आओ, लेंथ को भी ले आओ आगे। अब आपने कंपैरिजन करना है लेफ्ट साइड का किसके साथ, राइट साइड पे। मास लेफ्ट साइड पे बच्चों बताओ मास की पावर क्या है, राइट साइड पे मास की पावर क्या है, तो देखो एक और वैल्यू मिल गई, सी तो पहले मिल गया था, अब क्या मिल गया, बी भी मिल गया। लेफ्ट साइड पे लेंथ की पावर क्या है, पूरी तरह जागते हुए लेंथ की पावर क्या है, राइट पे जाओ लेंथ की पावर ए भी है, इसको छोड़ दो, इसको हमने बड़ा कर लिया हो, पावर डी भी है, तो लेंथ की पावर क्या लिखी जाएगी, ए प्लस डी। अब मसला ये है ना तो ए के बारे में पता है ना डी के बारे में पता है, तो यहां पे रुकना नहीं, आगे बढ़ जाते चलते हैं। लेफ्ट साइड पे टाइम की पावर क्या है, 1, यहां पे लिखा 1, आगे ढूंढो टाइम की पावर -2, तो यहां से डी की वैल्यू क्या निकल रही है, सब बच्चे एग्री करेंगे डी की वैल्यू क्या निकल रही है, सब एग्री, -1/2। तो अगर मुझे डी मिल गया तो ए मिलना मुश्किल है, यहां पे डी की वैल्यू लिखो -1/2, जो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी +1/2, तो ए की वैल्यू भी मिल गई। अब देखो बाज औकात जो लेंथी चीजें होती हैं उनको याद रखने के शॉर्ट, ये एक लेंथी न्यूमेरिकल है, छोटा नहीं है, मतलब स्टेप बाय स्टेप दिमाग को प्रोसेस करना पड़ रहा है। तो पहले 3 स्टेप में 3 अल्फाबेट्स याद रख लो, पीपीडी प्रोपोर्शनैलिटी, फिर पावर, फिर डायमेंशंस, और एंड पे एक और अल्फाबेट ऐड कर लो, सी कंपैरिजन, पीपीडीसी।
ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, कैसे हल करना है? बी सी, प्रोपोर्शनैलिटी, पावर, डायमेंशन, कंपैरिजन। पावर्स मिल गई, चलो पावर्स को वापस पुट करते हैं। ए की जगह मैं क्या लिखूंगा? 1/2। एग्री? बी की जगह, सी की जगह भी। देखो जिनकी पावर 0 हो गई वो तो उड़ गए यहां से, क्योंकि किसी भी चीज की पावर का 0 होना क्या होता है? 1। तो ना फाइनल फॉर्मूला में एम आएगा, ना फाइनल फॉर्मूला में थीटा आएगा। कौन बचेंगे? एल और जी। ये बच गए एल और जी। एल की पावर क्या आ रही है? जी की पावर। ये माइनस अगर मैं नीचे ले जाऊं तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी ना, यानी एल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय जी पावर 1/2। तो अगर ऐसा करें, अलग अलग इनको लिखने की बजाय एज अ होल 1/2 लिख दें, हो सकता है ना? और अगर ये हो सकता है तो पावर 1/2 का मतलब यही नहीं होता, वही फॉर्मूला नहीं बन गया? भाई सब कुछ डिराइव करने के बाद भी एक कमी तो है। वो कमी ये है, हमें डायमेंशंस की मदद से ये नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे 2 पाई कैसे आया। तो बेटा डायमेंशनल एनालिसिस डायमेंशनली तो बता सकती है कि ये इक्वेशन बननी कैसे है, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस ये नहीं बता सकता कि यहाँ पे न्यूमेरिकल कांस्टेंट क्या आएगा। हाँ, ऐसी इक्वेशन में आप बाजे बजा सकते हैं जिसमें ऐसा कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व ना हो, लेकिन हर वो इक्वेशन जिसमें 2 पाई, 6 पाई, पाई कुछ इस तरह का कांस्टेंट आ रहा है, उसमें डायमेंशनल एनालिसिस में कुछ ना कुछ कमी बाकी रह जाएगी। मेन कीवर्ड क्या था? लाइट ईयर। कितने सेकंड, सेकंड में कितने साल? जहन में रिकॉल हो गया कैसे करना? मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का रूल, प्लस और माइनस का रूल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, फॉर्मूला ड्राइव करना है तो शॉर्टकट क्या है? पीपीडीसी। पी मतलब प्रोपोर्शनैलिटी, पी मतलब पावर, डी मतलब डायमेंशन और सी मतलब, ये 4 स्टेप करके आपका फाइनल आंसर आ जाए। और अब आज का आखिरी न्यूमेरिकल, डायमीटर। एक सिलेंडर का डायमीटर गिवन है, एक सिलेंडर का डायमीटर गिवन है और सिलेंडर की लेंथ गिवन है। कहता है वॉल्यूम फाइंड करना है और वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो मैं इसमें कोशिश, क्योंकि अनसर्टेनिटीज के रूल्स पढ़ लिए थे, पूरी तवज्जो से सिर्फ बाद में लेंथ करना है। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एल। आर नहीं दिया, डी दिया हुआ डायमीटर, तो आर जो होता है वो d/2 के बराबर होता है। तो जब आर के ऊपर स्क्वायर है तो अब ये फॉर्मूला लगा के आपने वॉल्यूम फाइंड कर लेना। पाई 3.14, डायमीटर 1.22 लिख दिया, लेंथ 5.35 ये लिखी हुई, डिवाइडेड बाय, ये करने के बाद आंसर आ गया आपके पास वॉल्यूम का ये। बट ये वॉल्यूम का आंसर है, अभी हमें इसमें क्या मालूम करनी है? अनसर्टेनिटी। ये फॉर्मूला मल्टीप्लीकेशन का भी है, पावर का भी। तो इसका रूल क्या बनेगा? परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडिड, लेकिन जिसके ऊपर पावर है उसकी पावर को हमने परसेंटेज से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो यहां तक पहुंचने के बाद ध्यान से सुनिए बात, अनसर्टेनिटीज पे आ जाओ। दोनों के अंदर परसेंटेज फाइंड कर लो। परसेंटेज इन डायमीटर, वही तरीका, लीस्ट काउंट ओवर मेजरमेंट 100% 0.82, लीस्ट काउंट ओवर मेजरमेंट 100% 0.19। ये दोनों परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आ गई। वॉल्यूम में कितने परसेंट आएगा? दोनों की परसेंटेज ऐड होनी है, बट ध्यान रखना है इधर मैंने डायमीटर को किससे मल्टीप्लाई किया हो, क्योंकि यहाँ पे पावर रूल लग रहा है। डी के ऊपर क्या है? पावर 2, तो पावर मल्टीप्लाई बाय डायमीटर प्लस लेंथ, जमा किया 1.83% आ गया। अब आपका वॉल्यूम कितना है? 6.2 विद ऑफ परसेंटेज। यहां पे मैंने लास्ट पॉइंट क्या बताया था कि आपने इस नंबर से क्या करना है? मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे कर देना है? 100 से। तो ये जवाब आएगा 0.1। इस 0.1 को आपने फाइनली प्लस माइनस की शक्ल में लिखना है, तो ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम का आंसर आ गया। ऑल क्लियर?